Hello everyone, welcome to Magnet Brains. I am Vanya Naren, your CEVT educator for General Test. और जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, अभी हम कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं एंशिएंट इंडियन एम्पायर्स के ऊपर। एंशिएंट इंडियन एम्पायर्स जो कि आपको मालूम है, जिसमें बहुत सारी बड़ी बड़ी डायनेस्टीज़ आ जाती हैं, बहुत बड़े बड़े फेमस नाम आ जाते हैं। अब हुआ क्या है, देखो CUET का एग्जामिनेशन है, राइट। पढ़ना तो हमारे पास बहुत सारा, अगर हम हिस्ट्री चाहेंगे तो हम एक महीने में पूरी हिस्ट्री तो नहीं पढ़ सकते, है ना। तो हमने क्या किया है कि जो पीरियड हमको बहुत इंपॉर्टेंट लगते हैं, जो पीरियड हमको लग रहे थे कि बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके हिसाब से जीके में पूछे जा सकते हैं या MCQs में आ सकते हैं, वो तो हमने फुल लेंथ किए, ठीक है। जैसे हड़प्पा आ सकता है तो हड़प्पा हमने फुल लेंथ किया। उसके अलावा हमने वेदों को पूरा फुल लेंथ किया, क्योंकि वो वैदिक लिटरेचर है और दो चीज़ें हमारे उसमें कंप्लीट होती हैं। एक तो हमारा सोर्स ऑफ लिटरेरी इन्फॉर्मेशन आ जाता है उससे, दूसरा हमें ये भी पता चल जाता है कि उसमें हमने चारों वेदों को समझ लिया, हमने धर्मशास्त्र समझ लिए, हमने सूत्र समझ लिए, हमने उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मणक सब कर लिए। तो इससे क्या हुआ, एक पूरा वैदिक काल हमारे समझ में आ गया। अर्ली वैदिक, लेटर वैदिक, जैनिज्म, बुद्धिज्म, ये सब कुछ हमने कर लिया, ठीक है। मॉडर्न डायनेस्टी क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट डायनेस्टी थी, वो पढ़ना अलग से इंपॉर्टेंट था, ज़रूरी था, वो हमने कर लिया। फॉरेन इन्वेजन समझना हमारे लिए ज़रूरी था, वो हमने कर लिया। अब बहुत सारी डायनेस्टीज़ हैं, अगर हम सब एक एक डायनेस्टी को पढ़ते चलेंगे तो भाई साहब हमारे पास टाइम तो बचेगा नहीं। एग्जामिनेशन में हमारे पास है मात्र 1 महीना। तो हम क्या करने वाले हैं कि जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें लगेंगी उनको हम अलग पढ़ेंगे, बाकी हम बहुत जल्दी रैप अप करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अभी जैसे मॉडर्न डायनेस्टी हमने अलग से की है, वैसे हम गुप्ता काल को अलग से पढ़ेंगे, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है ना। मतलब जिसमें आपने नेपोलियन ऑफ इंडिया कहलाते हैं, समुद्रगुप्त राय, याद है ना आपको। इनके बारे में मैंने रेफरेंस में दिया था, पढ़ा अभी नहीं है हमने, तो हम उनके बारे में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे हम छोटी मोटी जो डायनेस्टीज़ हैं, छोटी मोटी नहीं मतलब बड़ी बड़ी डायनेस्टीज़ जो हैं, हम उनके बारे में भी पढ़ेंगे, फुल लेंथ पढ़ेंगे। इतना कर लेंगे कि हम MCQs में जब क्वेश्चंस आए तो हम उनको अटेम्प्ट कर पाएँ। बाकी जो चीज़ें हमसे छूट जाएंगी वो हम MCQs में कवर करेंगे। बेसिक फोकस हमारा MCQs है, क्योंकि उसी तरह का पैटर्न जो है वो CUET में पूछा जाएगा, है ना। अब मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे अभी भी ये बार लिखते हैं, बोलते हैं कि उनको अभी भी बहुत सारा कन्फ्यूजन है। देखो, कन्फ्यूज़ होने की बात नहीं है। पैटर्न जो है CUET का वो ऑब्जेक्टिव टाइप है। हम जितने अटेम्प्ट कर रहे हैं MCQs के थ्रू, हम वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। पैटर्न क्या है, वो पूरी की पूरी डिटेल वीडियो है, वो मैं आपको दे चुकी हूँ, वो नीचे आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। पुराने वीडियोस जो हमने किए हैं उसकी लिंक्स आपको मिल जाएंगी। बाकी हम साथ में करेंगे। इसके बाद हम फटाफट रैप अप करते चलेंगे। हम मिडिवल इंडिया पे आएंगे, फिर हम मॉडर्न इंडिया पे आएंगे। हम MCQs के माध्यम से पूरा जो पार्ट है वो कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। तो अपन बहुत जल्दी जल्दी करेंगे। कंसेप्ट वाइज आपको क्लियर होने की या बहुत ज़्यादा डिटेल में ऐसे जाने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ें याद रख लो, स्टोरी की तरह हिस्ट्री पढ़ लो, वो आसान काम है। दूसरी बात मैं बता दूं आपको कि जब हम बात करते हैं मैग्नेट ब्रेन्स पे, तो आपको यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो बच्चे नए हैं, जो स्टूडेंट्स नए हैं, तो मैं आपको बता दूं ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप लोगों को कोई सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा या फीस देनी पड़ेगी, कुछ भी नहीं है, ठीक है। हमारा फोकस ये है कि एजुकेशन जो है वो फ्री में एक्सेसिबल होना चाहिए, सबको होनी चाहिए। तो आपको अगर पढ़ाई करनी है तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है, और ये एग्जामिनेशन हम क्रैक करेंगे। पहला है अपने टाइप का, किसी को भी बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है ना, किसी के पास ऐसे नॉर्मल कोचिंग में भी जाओगे ना तो कुछ भी नहीं है, किसी को भी नहीं पता। जब किसी को पता ही नहीं है तो तुम्हें क्या बताएगा, राइट। पहली बार एग्जामिनेशन हो रहा है इस स्तर पे, तो सबके लिए नया है वो। इसलिए हमने जब MCQs किए थे ना सबसे पहले वैदिक काल में, तो मैंने 6-7 तरह के अलग अलग डिफरेंट टाइप के MCQs हमने डिस्कस किए थे कि कौन कौन से पैटर्न्स आ सकते हैं। एक बार वो MCQs देख लोगे तो क्लियर हो जाएगा कि कितने तरह के पैटर्न्स बन सकते हैं, ठीक है। तो अपन अब स्टार्ट करते हैं इसको, एंशिएंट इंडियन एम्पायर्स को। एंशिएंट इंडियन एम्पायर्स में सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब हम एंशिएंट इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत एक्सपेंसिव, बहुत एक्सटेंसिव हिस्ट्री है, जो कि विटनेस करता है बहुत सारे राइज एंड फॉल्स, बहुत सारे एम्पायर्स के, ठीक है। बहुत सारी डायनेस्टीज़ आई और चली गई वाला हिसाब है, बहुत सारे किंग मेकर्स आए और चले गए वाला हिसाब है। बहुत डायनेस्टीज़ जो थी वो पूरे इंडिया पे उसने राज किया, एंशिएंट इंडिया पे बहुत प्रीडोमिनेंटली राज किया। उसके अलावा अगर आप बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जो थी, जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं, जैसे महाजनपद है, नंदा डायनेस्टी है, मौर्यन डायनेस्टी है, पंड्या डायनेस्टी है, चेरा है, चोला है, पल्लव है, गुप्ता डायनेस्टी है, जिन्होंने भारत पे बहुत सालों तक राज किया है। इन सारी डायनेस्टीज़ की अपनी अपनी एक छाप रही है भारत के इतिहास पर। आप अगर बात करते हैं एंशिएंट इंडिया पे, तो कुछ ऐसी डायनेस्टीज़ रही हैं जैसे मौर्य है या गुप्ता है, उनके बारे में हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये बड़ी डायनेस्टीज़ हैं और इनका आप कह सकते हैं कि इन्होंने पूरे इंडिया पे एक तरह से राज किया है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज़ हैं, इनको हम कवर करेंगे। बाकी डायनेस्टीज़ हम जल्दी जल्दी कवर करते हैं, ठीक है। अब इसमें से जब हम पढ़ने वाले हैं तो कुछ के बारे में हम अभी डिस्कशन करने वाले हैं। हम ये कोशिश करेंगे कि हम इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सारी डायनेस्टीज़ को मोटे मोटे तौर पे पढ़ सकें, बहुत डिटेल में हम नहीं जाएंगे,
बहुत डिटेल में जाने का हमारे पास एक्चुअली टाइम नहीं है। MCQs के माध्यम से हम ये बाकी क्वेश्चंस को और डायनेस्टीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। आप जनरल एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर समझ लें, इसमें हम इतना ही डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। अब सबसे पहले जो हम नाम डिस्कस करने वाले हैं वो आ जाएगा, जो मैंने कहा महाजनपद का। महाजनपद के बारे में एक बात कही जाती है, लिटरल मीनिंग अगर आप देखेंगे उसका, तो महाजनपद को ग्रेट रीम के तौर पे कहा जाता है, जिसमें से महा जो है ऑब्वियसली आपको मालूम है ग्रेट को कहा जाता है, और जनपद जो है वो फुट होल्ड कहा जाता है ट्राइब्स का, ठीक है, कंट्री का। और उसको कहा जाता है कि 16 किंगडम हुआ करते थे, ओलिगार्कियन हुआ करते थे रिपब्लिक एंशिएंट इंडिया के। और इसमें एक और चीज़ सामने आ जाती है कि इसको सेकेंड अर्बनाइजेशन का भी नाम दिया जाता है। सेकेंड अर्बनाइजेशन मतलब पहली अर्बनाइजेशन थी हड़प्पा थी, और सेकेंड अर्बनाइजेशन इसको कहा जाता है महाजनपद को। और इसमें क्या होता है एक्चुअली, ये आप एक तरह से कह सकते हैं कि नॉर्दर्न वेस्टर्न फ्रंटियर पे सब कुछ काम चल रहा था अभी तक, है ना। जब तक हड़प्पन आए या वैदिक काल स्टार्ट हुआ तो सब कुछ जो था, आर्यंस भी आए, तो सब कुछ जो था वो नॉर्दर्न वेस्टर्न फ्रंटियर पे काम चल रहा था। अब वहाँ से वो ईस्टर्न जाने की जब शुरुआत होती है ना, जो आपके कहते हैं कि आप जो एम्पायर्स हैं उनकी जो ग्रोथ है, जो सोशल या इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ वो क्या हुआ, ईस्टर्न साइड जब जाना बढ़ना चालू किया उन्होंने, तो आप एक तरह से कह सकते हैं। और ये स्पेशली कौन सा रीजन है बिहार का और यूपी का, ठीक है, जिसमें कौसाला भी आता है बिहार का, तक्षशिला बिहार यूपी का जो एरिया है, तो वहाँ जाके इसमें अंगा भी आता है, वाराणसी भी आएगा, बहुत सारी जगहों पे तो ये वहाँ जाके बढ़ना चालू हुआ, तो इसको आप कहते हैं सेकेंड अर्बनाइजेशन का दौर। और इसमें आप कहते हैं कि 16 महाजनपद बने, ठीक है, जो छोटे छोटे थे वो एक साथ आए और उन्होंने बन के बड़े से महाजनपद बनाए। और उस टाइम पे एंशिएंट इंडिया में 16 महाजनपद थे, जिनमें से नाम अपन अगर पढ़ना चाहें तो 16 महाजनपद विद कैपिटल्स कौन कौन से थे पढ़ते हैं अपन यहाँ पे। सॉरी, इसमें हस्तिनापुर था, कुरु, ठीक है, पंचाला था, कौसाला था, मल्ला था, वृजी था, वृजी, वैशाली। अब इसमें आपको एक और चीज़ समझ में आएगी कि महाजनपदों का जिक्र अगर हम जब बात करते हैं तो बुद्धिज़्म में काफ़ी बार हुआ है, ठीक है। वैशाली में मतलब बुद्धिज़्म में, आप बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स में अगर आप देखेंगे तो महाजनपद बहुत बार आएगा आपको, क्योंकि काफ़ी सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे जो उनके हिसाब से बुद्धिज़्म के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं। अब जैसे इसमें आप वैशाली पढ़ लीजिए, वृजी जो है वैशाली है, ठीक है। खुशी नारा जो है ये भी आप जानते हैं कि बुद्धिस्ट से रिलेटेड है। अंग चंपा जो है ये भी है, मगधा जो है वो पाटलिपुत्र है, छेड़ी जो है वो सुक्तिमती है, अवंती जो है ये उज्जैन हो गया, जो कि आप तकरीबन आप सेंट्रल इंडिया तक आ गए हैं आप, ठीक है। मत्स्य आ गया, शुरुसेना आ गया, पंचाला आ गया। तो बहुत सारे जो टर्मोलॉजीज हैं, आप कंबोजा, रायपुर, तक्षशिला, जैसे मैंने कहा था आपको, बहुत इंपॉर्टेंट जो सेंटर्स थे, महाजनपद थे, इनके बारे में हम मोटे तौर पे समझ लेते हैं कि कौन कौन से थे। पहला है अंगा जो है वो डिस्ट्रिक्ट ऑफ मुंगेर और भागलपुर में पड़ता है बिहार के। ये बहुत इसकी इंपॉर्टेंस है, इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए माना जाता है क्योंकि ये मेजर ट्रेड सेंटर माना जाता है, ठीक है, उस टाइम का। इसमें आप इसको एक स्वर्ण भूमि भी कहा जाता था, अंगा को स्वर्ण भूमि भी कहा जा सकता था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन सा महाजनपद था जिसको स्वर्ण भूमि कहा जाता था, तो वो अंगा है। और क्यों है, क्योंकि अंग में वहाँ पे जो ट्रेड का जो सेंटर था वो बहुत बड़ा एक कैपिटल आप मान सकते हैं इसका टेम्पल जो था, जो कैपिटल था वो था चंपा या चंपागिरी। उसके बाद जब हम असाका की बात करते हैं तो ये अकेला ऐसा है जो कि विंध्य पर्वत के पार जाके था, ठीक है। अकेला ऐसा आप कह सकते हैं महाजनपद है जिसने विंध्य को क्रॉस किया था। अब ये पड़ता कहाँ था, ये नर्मदा और गोदावरी नदी के बीच में, मतलब दक्षिण पट्टा या सदर्न इंडिया के बीच में पड़ता था। और इसमें अगर आप बात करते हैं कैपिटल जो था इसका पोटाली ही बोला जाता था, जो कि बाद में पांडव जो है महाभारत से उनसे भी जोड़ा गया था। अकेली इसकी इंपॉर्टेंस ये थी कि विंध्य को क्रॉस करते हुए था। अवंती जो है आप जानते हैं उज्जैन, मतलब उज्जैन कहाँ आ गया आपका, सेंट्रल इंडिया में आ गया, मालवा क्षेत्र में आ गया। और ये डिवाइड करता था नॉर्थ और साउथ को बाय द रिवर वेत्रावती के थ्रू, ठीक है, और इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस भी थी। इसमें आप कह सकते हैं नॉर्थ अवंती जो थी उज्जैनी जिसको बोलते हैं, या साउथ अवंती जो थी महेशमती कहा जाता है। महेशमती वो वाला महेशमती नहीं, आपका बाहुबली वाला, ठीक है। महेशमती का जो एम्पायर था वो इसके अंडर आता है, इस वजह से इस महाजनपद की बहुत इंपॉर्टेंस है। अब हम चौथा पढ़ते हैं छेड़ी, जो कि बुंदेलखंड एरिया में आता है, जो कि यमुना मिडवे से लेके आप कुरूज और वत्स के एरिया तक पहुंचता था। इसमें अगर आप कैपिटल सिटीज़ के बोलते हैं तो शक्ति माटी बोला जाता है, ठीक है। इसको भी बुंदेलखंड एरिया जो है बहुत उस टाइम पे इंपॉर्टेंट एरिया माना जाता था। बुंदेलखंड में आगे जाके बहुत अच्छी डायनेस्टीज़ भी आई। जब हम पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे कि उसमें परिहार डायनेस्टी बहुत बड़ी आई, उसमें चंदेला जो है वो ऊपर जाके फिर वो खजुराहो वगैरह जो बेल्ट है वो साइड पे आई, तो इसकी भी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। और अवंती तो आप जानते हैं कि जब हम बात कर रहे हैं मालवा की, तो आपको मालूम है सबसे बड़ा नाम जो आएगा उभर के, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, वो है विक्रमादित्य का।
पांचवा जो है गंधारा, जो कि वेस्टर्न पार्ट ऑफ पाकिस्तान और अफगानिस्तान में है। गंधार आप जानते हैं तक्षशिला जो है कैपिटल सिटीज़ की मानी जाती है। तक्षशिला की इंपॉर्टेंस या तक्षशिला का नाम आपने बार बार सुना होगा, तो ये आपको मालूम है दैट दिस इज कंसिडर्ड वेरी इंपॉर्टेंट। रावलपिंडी के पास आती है ये, और इसको आप राजापुर या हताका के आसपास बोलते हैं। फिर काशी आप जानते हैं डिस्ट्रिक्ट है वाराणसी का। काशी की इंपॉर्टेंस तो आज तक भी हमें मालूम है कि वाराणसी कितना इंपॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट महाजनपद भी माना जाता है ये। हम बात करने वाले हैं अब कंबोजा की। वैसे आपको मालूम है जब हम वाराणसी की बात करते हैं तो वाराणसी के बारे में एक और चीज़ है, वो दो नदियाँ वरुणा और असी नाम से मिलके जो है वो वाराणसी शब्द का शब्द बना है। ठीक है, अब कंबोजा की हम बात कर लेते हैं। ये हज़ारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान में आता है आज की डेट में, लेकिन उस समय में ये आता था कश्मीर में, हिंदू कुश के आसपास का रीजन माना जाता था। ठीक है, कौशल या कौसाला जैसे आप यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप बात करते हैं, ये आप समझ रहे हैं ये है डिस्ट्रिक्ट फैज़ाबाद में, जो कि बहरेच यूपी में आता है, बहरेच यूपी में आता है। और कौशाला की इसकी इम्पोर्टेंस इस वजह से है कि इसमें भी काफ़ी सारे, अगर आप बाद में युद्ध देखते हैं जो हुए थे, तो अवंती, कौशल, वत्स ने मगध के साथ जो चार बड़े जनपद लास्ट में बचते हैं वो ये चार रहते हैं, और इनने आपस में युद्ध किया था। ठीक है, अब इसमें नॉर्थ कौशल जो थी इसकी राजधानी थी। इसमें आप कह सकते हैं साउथ कौशल जो था वो अयोध्या आता है इसमें, इस वजह से इसकी इंपॉर्टेंस बाद तक भी रही, और आज भी आज जो कौशल डायनेस्टी है या कौसाला है उसको हम जानते हैं। ठीक है, कुरु अगेन आप जानते हैं दिल्ली का या हरियाणा का क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र का क्षेत्र है ये। ठीक है, कुरुक्षेत्र का क्षेत्र है। इंद्रप्रस्थ जो है इसका मॉडर्न नाम इसका दिल्ली है, ये इसकी राजधानी रही। आप तकरीबन कुरुक्षेत्र यानी हरियाणा और दिल्ली वो आप बेल्ट समझ सकते हैं। इसकी इंपॉर्टेंस भी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है एज यू नो। कुरुक्षेत्र की तो बाद में जाके महाभारत से का जो नाम है उससे सबसे ज़्यादा आपने नाम जोड़ा कुरुक्षेत्र का, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मगध डायनेस्टी की जब हम बात होते हैं तो मगधन एम्पायर्स हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम नंदा डायनेस्टी की या शिशुनाग डायनेस्टी की, या जिसमें हम बात करते हैं हर्यनक डायनेस्टी की हम पढ़ने वाले हैं आगे जाके। तो मगधन एम्पायर बहुत इंपॉर्टेंट है, और मगध आगे चल के अगर आप बात करेंगे पाटलिपुत्र के रेफरेंस में या मॉडर्न डायनेस्टी के रेफरेंस में, तो भी हमने मगध का नाम सुना था। ठीक है, और जैसे मैंने कहा कि चार डायनेस्टीज थी जो कि लास्ट तक सर्वाइव की। ठीक है, उसमें आप बात कर सकते हैं जिसमें अवंती थी, वत्स थी, कौशल थी और मगध। तो मगध का नाम अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके बारे में हम आगे तक भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मतलब एंशिएंट सिटीज़ में जब आप बात करते हैं या बड़े महाजनपदों की बात करते हैं तो ये बात तक भी बहुत इंपॉर्टेंट रहा। Kingdom roughly correspond to the modern district of Patna and Gaya in South Bihar and parts of Bengal in the east। ये आज की डेट में जहाँ पे साउथ बिहार या पटना या साउथ बिहार या आप कुछ हिस्सा बंगाल का सोचते हैं, ये वो एरिया हुआ करता था। इसकी जो कैपिटल सिटी थी वो गिरिवराज थी, राजगृह थी, राजगृह जो कि आप बिम्सारा के टाइम पे थी, बिम्बिसारा के टाइम पे। और ये राजगृह का नाम आपने सबसे ज़्यादा सुना है किस रेफरेंस में? आपने सुना है बुद्धिज़्म के रेफरेंस में। ठीक है, इसकी पाटलिपुत्र आपको मालूम है, पाटलिपुत्र उनके जो पोता था बिम्बिसारा का, उसके टाइम पे राजधानी उसने यहाँ पे बना ली थी। वैशाली जो थी ये शिशुनाग डायनेस्टी के टाइम पे राजधानी थी। पाटलिपुत्र जो थी वो कालाशोक के टाइम पे राजधानी थी। ठीक है, इसके अलावा मल्ला की अगर हम बात करते हैं तो ये जो आप कह सकते हैं ये सिद्धार्थनगर यूपी में आता है। ये भी एक है कुशीनारा और पावा, और कुशीनारा अगेन जैसे मैंने बोला कुशीनारा, तो ये इसकी जो राजधानी थी अगेन आपके लिए काहे के लिए इंपॉर्टेंट है? बुद्धिज़्म का बहुत इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं कि एक तरह का तीर्थ स्थल आप एक तरह से बोल सकते हैं। और बाद में क्या हुआ था, कुछ इनमें से महाजनपद ऐसे थे जो कि स्टार्ट हुए मोनार्की से लेकिन बाद में रिपब्लिक की तरफ चले गए। ठीक है, तो उनमें से भी इनमें जो नाम आते हैं जो हम पढ़ रहे हैं उसमें से आते हैं। इसके अलावा अगर हम मच्छ की बात करते हैं या मत्स्य की बात करते हैं तो वो विराटनगर इसकी राजधानी थी, जो कि आज की डेट में प्रेजेंट डे जयपुर है आपका राजस्थान। ठीक है, अलवर राजस्थान, ये जो एरिया है भरतपुर काहे के लिए बहुत फेमस है? आज की डेट में आप भरतपुर कैसे जानते हैं? भरतपुर आप जानते हैं बर्ड सेंचुरी के लिए, लेकिन मैं आपको बता दूं कि वो एक टाइम पे आपकी मत्स्य या मच्छा राजधानी का महाजनपद का हिस्सा हुआ करता था। अब हम बात कर लेते हैं पंचाला की, जो कि रोहेलखंड में है वेस्टर्न यूपी के, और इसमें ये भी वही राजधानी थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती थी। सुरसेना जो थी मथुरा में थी, यहाँ पे कृष्ण के लिए इसको वर्शिप के लिए बहुत ज़्यादा माना जाता था, उस समय भी माना जाता था और आज भी माना जाता है। मतलब खासकर अगर आप ये बात करते हैं महाभारत के काल में, तो ये जो है जगह ये सीधे सीधे कृष्ण जन्म से जोड़ी जाती है।
वृजी जो है मुजफ्फरनगर में है, वैशाली में बिहार में, और वत्स जो है आखिरी राजधानी बचती है, आखिरी जो महाजनपद है वो बचता है। और फाइनली इसने किससे लड़ाई युद्ध किया था? इसने युद्ध किया था मगध से फॉर द सुप्रीमेसी ऑफ द पावर, राइट। और ये पड़ता है मिर्ज़ापुर यूपी में, और इसकी राजधानी जो है वो कौशाम्बी है। और कौशाम्बी आज भी, ये जगहों के नाम आपने आज भी सुने होंगे, कुछ चीज़ें ये प्रेजेंट डे इंडिया की बात कर रहे हैं, कुछ जगहों पे ये उस टाइम की बात कर रहे हैं। काफ़ी सारे के जो नाम है वो चेंज नहीं हुए हैं। आप एक राजधानी जो हम बात करते हैं अस्माक, जैसे मैंने कहा था कि ये अकेली थी जो कि विंध्या को क्रॉस करके थी। बाकी आपने इनकी जो वो है, आप इनकी लोकेशंस जो हैं आप यहाँ से समझ सकते हैं। सो वी नो दैट दे आर कमिंग मोर डाउन टू दी सेंट्रल पार्ट ऑफ द इंडिया, लेकिन ज़्यादातर जो है वो इंडिया का अगर आप देखेंगे तो वेस्टर्न फ्रंट है एंड बाद में जाके ईस्टर्न फ्रंट है। तो बेसिकली वेस्टर्न फ्रंट से जब ईस्टर्न फ्रंट की तरफ जो पावर मूव होना चालू हुआ था तभी महाजनपद बने थे, ठीक है। मतलब पहले अगर आप जनपद की हिस्ट्री देखेंगे तो क्या था, जब वैदिक काल में जनपद हुआ करते थे, जन जो था आपने सुना था, जन जो था वहाँ पे एक यूनिट हुआ करता था, उसके बाद वो जनपद बना, और जनपद से जब बहुत सारी जब पावर कॉन्सेंट्रेशन होने लगा और बड़े किंगडम बने तो उनको 16 महाजनपद बोला गया। 16 महाजनपद में से आगे चल के आपको पता चलता है कि काफ़ी सारे जो थे वो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, कुछ महाजनपद बचते हैं, ठीक है। और उनमें फिर आपस में सुप्रीमेसी की लड़ाई होती है। सुप्रीमेसी की लड़ाई करने वाले जो महाजनपद बचते हैं वो कौन कौन से थे? सबसे पहला नाम आता है मगध का, ठीक है। मगध ने अंग को डिफीट कर दिया था, ठीक है। इसके बाद कौशल राज का, उसके बाद आपका आ जाता है वत्स का, इसके बाद आ जाता है आपका मगध, कौशल, वत्स और अवंती। ये राज आपके बचते हैं, ठीक है। ये राज आपके फाइनली बचते हैं जो बाहर उभरते हैं, और फिर इनमें आपस में जिसको बोलते हैं स्ट्रगल चलता है, इनमें आपस में युद्ध चलता है, इन सब में आपस में युद्ध चलता है, और फाइनली मगध जो है एज अ लीडर उभरता है, ठीक है, एज अ सुप्रीमेसी ऑफ द पावर उभरता है। इसमें अवंती का जो राजा था उससे इसको बहुत प्रॉब्लम रहती है इनिशियली, लेकिन फिर ये होता है कि वो चलो एक जिसको बोलते हैं ना संधि पे आने वाली बात, कि संधि पे आ जाते हैं। प्रद्योता उससे इनको बहुत राइवलरी रहती है, बड़ी इनकी आपस में बड़ी वो चलती है, पहले इनिशियली राइवलरी चलती है, लेकिन बाद में तो फिर इनके संबंध ठीक हो जाते हैं। एक जैसे मैंने कहा कि संधि पे आ जाते हैं, तो जीविका करके इनका एक फिजिशियन रहता है बिंबिसारा का, वो उनको फाइनली वहाँ भेजते भी हैं। बाद में जब इसको जो उज्जैन जो अवंती का जो राजा है प्रद्योता, उसको जब जॉन्डिस हो जाता है, पीलिया हो जाता है, तो उसका इलाज करने के लिए, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि बाद में जो चीज़ें हैं वो नॉर्मल हो जाती हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम महाजनपद की बात कर रहे हैं तो हम ये समझ लें कि महाजनपद की क्या क्वालिटीज़ या विशेषताएं होती हैं। महाजनपद की सबसे पहली विशेषता तो ये होती है कि वहाँ पे एक सेट ऑफ मोनार्की, एक सेट ऑफ रूलिंग रहती है ना, एक मोनार्की रहेगी, एक सेट ऑफ रूलिंग रहेगी, एक तरह का आप कह सकते हैं एक फोर्टिफाइड प्लेस रहेगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रहेंगे, आर्मी रहेगी एक प्रॉपर, उसके अलावा टैक्सेशन का एक पूरा रहेगा सिस्टम, उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन रहेगा। तो सब कुछ जिसको आप कहते हैं एक पूरा संयोजित तरीके से, सुसंयोजित तरह से वो वर्क करने वाले महाजनपद होते थे। और फोर्टिफाइड, उसके अलावा उनमें आर्मी का और टैक्सेशन का और सारी चीज़ें जो हैं उनकी, वो एडमिनिस्ट्रेटिव विभाग वगैरह सब कुछ रहता है। और बाद में लेकिन वो डिसइंटीग्रेट हो जाती हैं, सारे नहीं बच पाते हैं, कुछ आपस में ही उनमें युद्ध हो जाते हैं। जैसे मैंने कहा कि मगध ने अंग को जो है वो हरा दिया था, मगधन एम्पायर ने, जिसमें बिंबिसारा ने मतलब अंगा को हटाया था। और सबसे बड़ी बात आप मान सकते हैं कि उसका बहुत बड़ा योगदान भी है, बहुत बड़ी उसकी अचीवमेंट भी मानी जाती है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं, जैसे मैंने कहा कि अब हम आ जाते हैं मगधन एम्पायर पे। In the 6th century BC, they originated 16 Mahajanpad in North India. 4 prominent royal dynasties stand out prominently out of these janpads, है ना, जिसमें से मैंने आपसे कहा कि 4 डायनेस्टीज़ जो हैं वो बचती हैं, जिसमें से हर्यनक्स थे मगध के, इक्ष्वाकु जो थे कौशाला के, और पौरवास थे वत्स के, और प्रद्योतास थे अवंती के, ठीक है। इक्ष्वाकु जो थे ये सूर्यवंश की डायनेस्टी के थे। हर्यनक जो थे ये नेम था जो कि नई डायनेस्टी फाइंड आउट होती है मगधा में बिंबिसारा के द्वारा। बिंबिसारा का बड़ा अलग सा उनका वो रहा, बहुत अच्छे राजा माने जाते थे, और कहा जाता है कि इनकी आर्मी में जब इनका मतलब इनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव था बहुत स्ट्रॉन्ग था, और एडमिनिस्ट्रेशन में इनके बाकायदा 3 उसमें डिवाइडेड थी, लाइक एग्जीक्यूटिव भी था, मिलिट्री भी थी, लेजिस्लेटिव था, तो बहुत प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन इनका माना जाता है। दूसरी बात, इनको कहा जाता है कि जब इन्होंने डायनेस्टी फाइंड आउट की तो इन्होंने बाकी सारों को, जितने भी लोग थे, इनको इन्होंने हरा दिया। लेकिन एक बार ये भी कहा जाता है कि एनेक्सेशन में इनका विश्वास था, लेकिन बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा, वॉरफेयर में बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं था। नॉर्मली मैट्रिमोनियल अलायंसेस में
बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे। मतलब इनकी अगर आप देखें तो इन्होंने 3 शादियाँ की। इनकी एक वाइफ जो थी वो कौशल की जो राजा थे उनकी पुत्री थी, एक जो थी लच्छावी प्रिंसेस थी, और एक जो थी वो मद्रास से थी, पंजाब से, उनकी जो पुत्री थी उससे इन्होंने विवाह किया। ठीक है, तो मैट्रिमोनियल अलायंस में इनका बहुत ज़्यादा विश्वास था। जैसे मैंने कहा कि अंक को इनने डिफीट किया और वो इनकी बहुत बड़ी कॉन्क्वेस्ट मानी जाती है। लेकिन बाकी सारी जगहों पे अगर आप बात करते हैं प्रद्योता की, तो जैसे मैंने कहा कि इनिशियली बहुत राइवलरी चलती रही अवंती किंगडम से इनके साथ, लेकिन बाद में जब वो बीमार पड़े तो उन्होंने अपने यहाँ का जो राजवैद्य है उसको वहाँ भेजा उनका इलाज करने के लिए, जब उनको पीलिया हो गया। ठीक है, दूसरा आप कह सकते हैं कि पहले ऐसे राजा थे जिनके पास स्टैंडिंग आर्मी थी, और वो अपने आप में आप कह सकते हैं कि उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन पावर्स थे, जैसे मैंने कहा कि मिलिट्री विंग था उनकी आर्मी का, तो अपने आप में बहुत नई और बहुत अलग चीज़ थी उस ज़माने में। इसके अलावा जब हम बात करते हैं कि वो बिंबिसारा जो थे वो बुद्धा के कंटेम्प्रेरी तो थे ही, लेकिन वो महावीर जो थे वो भी बुद्धा के कंटेम्प्रेरी थे, तो उनकी भी बहुत ज़्यादा ये आप कह सकते हैं कि काफ़ी फॉलो इन द सेंस तो महावीर को नहीं किया इन्होंने, लेकिन एक तरह से महावीर की का सम्मान ये बहुत करते थे। ठीक है, फॉलो इन्होंने ज़्यादातर बुद्धा को किया। अब उसके बाद क्या हुआ कि इनके बाद जब आप बात करते हैं तो इनके बाद इनका बेटा आता है अजातशत्रु। अजातशत्रु का वो इनकी जो लच्छावी जो प्रिंसेस थी उनका और इनका बेटा था बिंबिसारा का। ठीक है, लेकिन फाइनली ये थोड़ा सा इस तरह का राजा रहता है जिसने अपने पिता की हत्या कर देता है, बिंबिसारा को खुद मारता है अपने राजा के किंगडम पे, जो किंगडम है उसमें राजा बनने के लिए। ठीक है, और इसके बाद वो राजा बन जाता है। हालांकि वो बहुत सफल राजा साबित होता है और अपने पीरियड का कहा जाता है सबसे अच्छा या सबसे बड़ा राजा माना जाता है उसको। आप ये भी कह सकते हैं बाद में वो बुद्धिज़्म की तरफ मुड़ जाता है, उसका जो बहुत रुझान है वो बुद्धिज़्म में चला जाता है, और वो कंसिडर किया जाता है फाउंडर, जिसमें आप कह सकते हैं मगधन सुप्रीमेसी का। मतलब मगधन सुप्रीमेसी एक तरह से जो सिक्का चला मगध का, या बात आई मगधन एम्पायर की, तो आप अगर इस पर्टिकुलर डायनेस्टी को भी अगर आप जानते हैं या नाम से समझते हैं तो अजातशत्रु की वजह से समझते हैं। इतना अच्छा उसको आप कह सकते हैं कि वो राजा, काबिल राजा वो साबित हुआ। पाटलिपुत्र और राजगिरा को उसने कैपिटल बनाया मगधन किंगडम का। ठीक है, जिसमें से पाटलिपुत्र को बनाने के बाद फिर पाटलिपुत्र आगे जाके किसका बना, मौर्यन डायनेस्टी वगैरह का। ठीक है, और राजगिरा जो था ये जो जगह थी आपने बुद्धिज्म में अगेन पढ़ी होगी, यहाँ पे बुद्धिस्ट काउंसिल इसने करवाई थी। और ये क्योंकि मैंने कहा कि बुद्धिज्म का बहुत ज़्यादा फॉलोअर हो गया था बाद में, तो फिर ये बुद्धिज्म के राह पे भी काफ़ी ज़्यादा चल गया था। फिर इसके बाद जो कहते हैं कि मगध जो है वो पटना रीजन ऑफ बिहार में आता है। इसके बाद इनका बेटा जो था वो आया और उसने किया, उसका बहुत ज़्यादा तो नाम नहीं है, उतना ज़्यादा नाम नहीं है जितना अजातशत्रु का है, लेकिन बेटा उनका इस वजह से इंपॉर्टेंट माना जाता है क्योंकि उसने फोर्ट बनवाया था कॉन्फ्लुएंस पे नदी के, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। और बाद में कहते हैं कि जो अवंती का जो राजा था उस टाइम पे, उसके बेहेस्ट पे उसको मार दिया जाता है, हत्या कर दी जाती है। इंपॉर्टेंट राजा जो आपको याद रखना है वो है अजातशत्रु। ठीक है, अब आप कह सकते हैं कि शिशुनाग ने इसको पूरी तरह से, जो डायनेस्टी थी ख़त्म करने वाला थे, शिशुनाग ने इसको पूरी तरह से मगधन एम्पायर को ख़त्म कर दिया। मगधन एम्पायर में 3 एम्पायर और आते हैं। ठीक है, एक तो हर्यनक आते हैं, एक शिशुनाग आते हैं और एक आती है नंदा डायनेस्टी। ठीक है, शिशुनाग ने इसको ख़त्म कर दिया और शिशुनाग डायनेस्टी की शुरुआत हुई। इसमें से आप काला होकर द सन एंड द सक्सेसर ऑफ शिशुनाग वो सक्सीडेड बाय महापद्म नंदा एंड फाउंडेड द नंदा डायनेस्टी। उसके बाद आ जाता है नंदा डायनेस्टी। जैसे मैंने कहा कि 3 डायनेस्टीज आती हैं। उसका सन जो था ना, उदयन जो नाम था जिसका, वो फाउंडर माना जाता है सिटी ऑफ पाटलिपुत्र का। पाटलिपुत्र, हालांकि इसको आप बाद में इसने जो इन लोगों ने अपनी राजधानी जो है ना वो बार बार काफ़ी बदली, मतलब तीनों राजाओं की राजधानी आप कह सकते हैं कि अलग अलग रही। लेकिन आपको फेमस जो है वो उदयन की अगर बात करते हैं आप, तो 2 चीज़ों के लिए फेमस है वो। एक तो उसने फोर्ट बनवाया जैसे मैंने कहा कि कॉन्फ्लुएंस में नदी के, और दूसरा वो फाउंडर माना जाता है पाटलिपुत्र का। तो कई बार ये क्वेश्चन ज़रूर आ जाता है, बाकी उतना कोई इंपॉर्टेंस नहीं है इसकी। इसको मार भी दिया जाता है बेहेस्ट पे, इशारे पे, मतलब मार भी दिया जाता है। उसके बाद आप शिशुनाग डायनेस्टी जब स्टार्ट होती है तो वो इंपॉर्टेंट है, और फिर आएगी नंदा डायनेस्टी। नंदा डायनेस्टी हमने अभी पढ़ी थी, किस बारे में हमने सुनी थी, हमने पढ़ी थी अभी जब नंदा डायनेस्टी अलेक्जेंडर ने जब आक्रमण किया था उस टाइम पे हमने पढ़ी थी नंदा डायनेस्टी के बारे में। और फिर हमने लास्ट पढ़ा था कि किस तरह से मौर्य ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने जो आखिरी नंदा किंग थे उनको ओवरथ्रो करके मौर्यन डायनेस्टी की स्थापना की थी। ठीक है, बहुत ज़्यादा हमें इसमें डिटेल में नहीं जाना है, हमें सिर्फ मोटे मोटे तौर पे डायनेस्टीज़ को समझना है ताकि जब हम एमसीक्यूज़ करेंगे तो हम एमसीक्यूज़ में उस चीज़ को पूरा कवर कर लेंगे। ठीक है, अब शिशुनाग डायनेस्टी पे हम बात करते हैं। तो ये डायनेस्टी जो थी आप ये कह सकते हैं कि हर्यनक डायनेस्टी का जो राजा था, है ना, नाग दासक ऑफ हरियाणक डायनेस्टी, उसने इसको फाइंड किया था, मतलब इस्टेब्लिश किया था। उसका ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ये माना जाता है कि उसने अवंती को पूरी तरह ख़त्म कर दिया। अवंती, अब बाद में क्या हुआ था कि शुरुआत में तो हर्यनक डायनेस्टी के टाइम पे संबंध अच्छे थे,
जैसे था शुरुआत जो थी वो लड़ाई झगड़े से हुई, बाद में बीच में संबंध अच्छे हो गए, बाद में आगे चलते 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 जब तक उदयन आया तब तक ये हुआ कि भाई तब उसके जो राजा थे अवंती के, उन्होंने उनके इशारे पे उसको मार दिया जाता है, शिशुनाग डायनेस्टी आ जाती है और फाइनली शिशुनाग डायनेस्टी का सीधा हेड टू हेड कन्फ्रंटेशन होता है अवंती के साथ और अवंती को उसने पूरी तरह वो नष्ट कर देता है। ठीक है, अवंती डायनेस्टी पूरी तरह ख़त्म हो गई। अवंती डायनेस्टी कहाँ की हम बात कर रहे हैं, मतलब आप सोच लीजिए हम मगध से हम बात करने वाले हैं। अवंती डायनेस्टी मतलब आपका मालवा, आज की डेट में जो मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र है उसको आप अवंती कहते हैं, जो आज की डेट में उज्जैन कहा जाता है। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वैशाली में, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वैशाली में, वैशाली का नाम भी अगेन उदयन के नाम से जोड़ा जाता है। जैसे मैंने कहा ना कि 3 राजा थे और तीनों ने अपनी कैपिटल जो है वो अलग अलग जगह पे रखी और तीनों को एक तरह से आप कह सकते हैं कि वो पर्टिकुलर कैपिटल के रेफरेंस में उनका नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब वैशाली में रखी गई और 383 BC में, और ये हुई थी कालाशोका के टाइम पे। सेकेंड काउंसिल हुई थी अजातशत्रु के टाइम पे। ठीक है, पहली काउंसिल हुई थी अजातशत्रु के टाइम पे। अब एक और बात थी कि जब हम शिशुनाग डायनेस्टी की बात करते हैं ना तो वो पहले वॉइसरॉय हुआ करते थे काशी के और बाद में मतलब वो मिनिस्टर, जहाँ पे किंग लिखा हुआ है, किंग मतलब उसका इस टाइम पे वाइसरॉय का मतलब यही होता है कि आपको कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए मैं क्लियर कर दे रही हूँ, वरना आप कहें कि किंग लिखा हुआ है, यहाँ पे पीछे किंग लिखा हुआ था, यहाँ पे था ना मिनिस्टर ऑफ किंग, मिनिस्टर ऑफ किंग था, तो मिनिस्टर ऑफ किंग मतलब क्या हुआ, मतलब वाइसरॉय हुए। ठीक है, तो वाइसरॉय हुआ करते थे हरियाणा डायनेस्टी के और उसके बाद उन्होंने अपने लिए अलग से उन्होंने अपनी दंदा डायनेस्टी की, जिसको आप कहते हैं, वो शुरुआत की। उसमें जब एक का नाम आता ना, एक मिनट आप पहले पढ़ लीजिए, अपन यहाँ पे कर लेते हैं पहले ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। कालाशोका जो था उसको इन्होंने मारा था फाइनली, और बाद में जब गिरिराज उनका वो हुआ करता था, गृहराज उनका जो कैपिटल हुआ करता था, उसको उन्होंने जाके कहाँ पे शिफ्ट कर दिया, उन्होंने उसको अपने डायनेस्टी को शिफ्ट कर दिया उसमें वैशाली में। ठीक है, ये बात हुई। उसके बाद जब हम बात करते हैं तो ये अब जब नंदा डायनेस्टी आई तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट डायनेस्टी इसलिए मानी जाती है, बहुत पावरफुल डायनेस्टी थी पहली बात तो। दूसरी बात थी कि अपने तरह की पहली नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी थी, मतलब पहली बार आप कह सकते हैं कि कोई ऐसा राजा बना था जो कि क्षत्रिय परिवार से नहीं था। ठीक है, तो इसको कई लोग अगर बुद्धिस्ट उसमें भी आप देखेंगे तो कहते हैं कि इनके कुल का कुछ नहीं पता या बहुत ही अधर्म से जोड़ा जाता था, कि धर्म को फॉलो नहीं करते थे ये लोग। ठीक है, इसको आप जब बात करते हैं महापद्म की तो इनको आप ये भी बोल सकते हैं कि इनको एक तरह से बोला जाता था कि इन्होंने जितने भी क्षत्रिय लोग थे उसको अपरूट कर दिया था, उनको सबको हटा दिया था, बिकॉज वो खुद क्षत्रिय नहीं थे। ठीक है, अब वो कहाँ से आए थे, किस परिवार से आए थे, इसके ऊपर बहुत सारी बातें आती हैं। इसमें सबसे बड़ी बात जो आती है वो निकल के उभर के वो ये सामने आती है कि वो शायद ये कहा जाता है कि उनके जो पिता थे वो बाल काटने का काम करते थे, नाई थे, और उनकी माँ जो थी वो कोटसन थी। तो इसमें दिक्कत ये आ जाती है कि ऐसा व्यक्ति जो कि ऐसे परिवार से आया हो, क्योंकि अब सेकंड जब लास्ट वैदिक पीरियड था, लास्ट वैदिक काल था, वहाँ से आपको मालूम है कि जन्म के आधार पर वर्ण सिस्टम बंटने लगा था। तो इनका ये कहना था कि भाई जब वर्ण का वो है तो आपने धर्म को फॉलो नहीं किया, क्योंकि क्या हुआ कि ऋग्वैदिक समय पे तो ये नहीं होता था, लेकिन लेटर वैदिक में ये चीज़ आ गई। ऋग्वैदिक समय पे तो क्या होता था कि धर्म जो है वो अपने आप में अलग था, और उनका कहना था कि वर्ण सिस्टम जो है वो धर्म की या जाति का आधार जो है वो जन्म नहीं हो सकता। बाद में लेटर वैदिक में जब वो चेंज हुआ तो, और ये जब कोई ऐसा व्यक्ति राजा की कुर्सी पर पहुँच गया या राजा की जिसको आप बोलते हैं उपाधि तक पहुंच गया, तो ये बात आई कि भाई ये तो क्षत्रिय है ही नहीं, ये तो धर्म को मानने वाला ही नहीं है। और इस चीज़ ने उनके अंदर बहुत ज़्यादा आक्रोश जो है वो क्षत्रियों के लिए पैदा किया, और उनको कहा जाता है कि उन्होंने पूरे क्षत्रियों को उन्होंने एकदम, जिसको बोलते हैं नरसंहार करना टाइप, वैसे करके उन्होंने पूरे क्षत्रियों को ख़त्म कर दिया, जिसको आप बोलते हैं। उसके बाद वो ओवरथ्रोइंग द शिशुनाग डायनेस्टी, और इसी में उन्होंने शिशुनाग डायनेस्टी को भी पूरी तरह से ख़त्म कर दिया, कालाशोका को मार दिया, सब कुछ हो गया इस टाइम पे। ठीक है, और महापद्म की अगर आप बात करते हैं, इनको पहला अपने तौर पे फर्स्ट हिस्टोरिकल किंग कहा जाता है। इनके जो एरिया था ना जिसपे इन्होंने एनेक्स किया, मतलब बहुत बड़ा एरिया इन्होंने कॉन्कर किया, मतलब आप मान लीजिए गोदावरी नदी से लेके ऊपर से लेके जो जिसको आप बोलते हैं कि ऊपर का एरिया जो था मगध था, वहाँ से लेके गोदावरी नदी से लेके नर्मदा नदी के एरिया से लेके आप कहीं पे भी पूरा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सारे जो जोन्स हैं वो सारे इन्होंने कवर किए, पूरा जिसको आप कहते हैं पूरा सेंट्रल इंडिया से लेके साउथ इंडिया तक इनकी पकड़ गई, और इस वजह से इनको बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। दूसरी बात जब मैं बात करती हूँ कि जो शिशुनाग डायनेस्टी थी, शिशुनाग की डायनेस्टी इसलिए इंपॉर्टेंट मानी जाती है क्योंकि उस डायनेस्टी में पहली बार क्या हुआ था, अवंती के साथ जो मगध की कम से कम 100 साल पुरानी लड़ाई चल रही थी, जो कि शुरुआत जो हुई थी वो महाजनपद के समय से हुई थी, जो महाजनपद का विवाद था तब से हुई थी। 100 साल की जो लड़ाई थी वो एक तरह से एक एंड पे आ गई थी।
और अवंती फाइनली काहे में आ गया था, मगध में आ गया था। तो मगध में वो यहाँ पे भी रहा, जब इन लोगों ने टेक ओवर किया मगध, तब अवंती इनके अंडर भी था। और मगध के पास अवंती कब तक रहा, जब तक मौर्यन डायनेस्टी का एंड नहीं हुआ तब तक, ठीक है। तो अब आपको समझना है कि अगर अभी मगध की बात हो रही है तो मगध के पास अवंती भी है, मगध के पास आपका गोदावरी बेल्ट तक का भी एरिया है, मगध के पास आपका पूरा कौशल राज और ये सब तो है ही। कौशल राज मतलब कौशल राज के अलावा आपका पूरा सेंट्रल इंडिया, साउथ इंडिया के नीचे तक का हिस्सा और नॉर्थ और ईस्टर्न फ्रंटियर जो है वो पूरा ऑलमोस्ट कवर कर लिया गया था, ठीक है। तो बहुत बड़ी आर्मी बनाई इन्होंने, बहुत बड़ी आर्मी बनाई, बहुत एडमिनिस्ट्रेशन में इन्होंने बहुत ध्यान दिया। आर्मी इनकी इतनी बड़ी थी कि इनको उग्रसेन कहा जाता है, ये हमेशा क्वेश्चन आता भी है, इनको उग्रसेन कहा जाता है। और इनको यह कहा जाता है कि मतलब इतनी बड़ी आर्मी, आप मान लीजिए तकरीबन 2 लाख लोगों की, 2 लाख इन्फेंट्री थी इनके पास, इतनी बड़ी आर्मी थी। 60,000 के आसपास इनके पास कैवलरी थी, उसके अलावा 6,000 के आसपास स्टैंडिंग एलिफेंट की आर्मी मेंटेन करते थे, ठीक है। तो इनको उग्रसेन कहा जाता है अपनी आर्मी के लिए, क्योंकि इतनी बड़ी इनकी आर्मी थी। इसके अलावा जब मैंने बताया आपको, इनको फर्स्ट एम्पायर बिल्डर भी कहा जाता है इंडियन हिस्ट्री का। और क्यों कहा जाता है ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया एरिया के वाइज जब हमने डिस्कशन किया। इसमें आप बात कर सकते हैं, इनको एकरथ कहा जाता है, जो कि पुराण में कहा जाता है। मतलब इनको इतना बड़ा राजा माना जाता था कि इनको कहा जाता था दैट ही वाज ऑलमोस्ट द सोल मोनार्क, ठीक है, अकेला मोनार्क था अपने टाइम का। बाद में आप कह सकते हैं चंद्रगुप्त मौर्य को ये कहा जाता है कि उसने यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया का काम किया। लेकिन उनसे पहले अगर आप किसी का नाम लेते हैं कि पूरा एक हिस्टोरिकल मोनार्क, नॉन क्षत्रिय मोनार्क जो था, वो पहला जो मोनार्क का नाम आता है नॉन क्षत्रिय, वो इसका आता है महापद्म का आता है, ठीक है। उसके बाद आप बात करते हैं कि जब इनके बेटे ने इनको टेक ओवर किया तो वो धनानंद था, ठीक है। धनानंद ने क्या किया, धनानंद वैसे तो ठीक था, वर्किंग उसकी अच्छी थी, सब कुछ था, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा था, अपने फादर से उसने बहुत कुछ इनहेरिट किया था, एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा इनहेरिट किया था। लेकिन क्योंकि इनकी आर्मी इतनी बड़ी थी, उग्रसेन उनके पिता को कहा जाता था, कि इस आर्मी को मेंटेन करने के लिए जाहिर सी बात है कि बहुत ज़्यादा टैक्सेशन लगाए जाते थे। जो लोग थे उनको बहुत ज़्यादा उनके ऊपर प्रेशर था, फोर्स था कि उनको बहुत बड़ा चंक जो है अपना वो लगान में देना है, टैक्सेशन में देना है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, धनानंद के समय पे थोड़ा सा अनरेस्ट की सिचुएशन जो है वो अंदर आ गई, लोगों में आ गई आपस में, और वो राजा से बहुत खुश नहीं रहते थे, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत हुई। उसके बाद ये हुआ कि यही वो टाइम था जब अलेक्जेंडर ने भी इंडिया पे इन्वेड कर दिया। अब अलेक्जेंडर ने इन्वेड कर दिया, हालांकि वो इनसे लड़ाई नहीं कर पाया। वो लड़ाई करने से पहले ही क्या हुआ था कि इनकी आर्मी ने कहा कि भाई अब हम ये तो नहीं कर सकते। अलेक्जेंडर की आर्मी ने, मैंने बताया था ना आपको कि रिवोल्ट कर दिया था, इन द सेंस के हाथ खड़े कर दिए थे कि अब हम दूसरा युद्ध नहीं लड़ सकते, हम बहुत ज़्यादा थक गए हैं, परेशान हो गए हैं, तो हम वो सब नहीं कर सकते। और अलेक्जेंडर ने भी फिर ये सोचा कि यार आर्मी की जब ये हालत है, सिपाही मेरे जो हाथ खड़ा कर रहे हैं, तो फिर क्या है, अब हम रिस्क नहीं ले सकते किसी बड़ी डायनेस्टी से उलझने का या लड़ने का। तो वो डायनेस्टी जिससे उसने मोल नहीं लिया वॉर, वो कौन सी थी, नंदा डायनेस्टी थी, मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। तो ये हुआ कि इस टाइम पे अलेक्जेंडर तो वापस चला गया, अलेक्जेंडर तो रिट्रीट कर गया, लेकिन नंदा डायनेस्टी में भी उस समय तक बहुत आपस में फूट पड़ गई थी और लोग उससे खुश नहीं थे। सबसे बड़ी बात थी जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट की आ जाती ना, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था उसमें। और धनानंद के टाइम पे यही हुआ, इसका फायदा सबसे बड़ा मिला चंद्रगुप्त मौर्य को, और चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को ही अपने उससे आउटथ्रो किया। और वहाँ पे फिर दोबारा जब स्थापना हुई एक किसी डायनेस्टी की, तो बहुत बड़ी डायनेस्टी बनी। और वो कौन सी डायनेस्टी थी, वो थी चंद्रगुप्त मौर्य की डायनेस्टी, मौर्यन एम्पायर की शुरुआत हुई, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई है। अब धनानंद के बाद आ जाते हैं, पहले उसके बाद तो आपको मालूम है कि ग्रीक आ गए थे, ठीक है। ग्रीक के बाद आपके आ गए थे मॉरियंस, लेकिन उसके बीच में एक पीरियड था ग्रीक, और जब ये धनानंद के बाद जब मॉरियन आया उसके बीच में एक टाइम था ग्रीक पीरियड का। तो ग्रीक के बाद आए थे शक, ठीक है। अब इनका जो एम्पायर था, इसको शक एम्पायर को इसमें 5 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक्सक्यूज मी, मैं आपको बता देती हूँ 5 पार्ट जिसमें हम डिवाइड करते हैं। सबसे पहला इनका जो पार्ट था, फर्स्ट जो था, जो इनका किंगडम था इनका, दैट वाज डिवाइडेड इन, अलग अलग उसमें डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट जो है आप मान लीजिए अपर डेक्कन, ठीक है, अपर डेक्कन। सेकंड माना जाता है पंजाब, जिसकी कैपिटल जो थी वो थी तक्षशिला। मतलब ये समझ में आता है कि वो रीजन जो है वो कहाँ तक फैला हुआ होगा, ठीक है। थर्ड जो थी वो पार्ट इसका माना जाता है वेस्टर्न इंडिया।
फोर्थ माना जाता है मथुरा, और फिफ्थ माना जाता है प्रेजेंट डे अफगानिस्तान। ठीक है, अब आप ये समझ लीजिए कि जब ये 5 पार्ट हमने डिवाइड किए हैं, जिसमें अपर डेक्कन आ जाता है, पंजाब आ जाता है जिसका कैपिटल जो है वो तक्षशिला में है, वेस्टर्न इंडिया आ जाता है, मथुरा आ जाता है, अफगानिस्तान आ जाता है, तो आप एक तो सबसे बड़ी बात इनका एरिया का अंदाज़ा लगा सकते हैं आप कि किस एरिया को ये कवर करते होंगे, कितना बड़ा इनका एरिया होगा। ठीक है, इसमें जो सबसे प्रतापी राजा माना जाता है वो माना जाता है कौन? रुद्रदमन। रुद्रदमन 1। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट वही है और सबसे ज़्यादा पूछा भी उसी पे जाता है। और आपसे कोई पूछे कि सबसे इन्फ्लुएंशियल एरिया कौन सा रहा, तो वो है थर्ड आपका वेस्टर्न इंडिया, जो इनका सबसे इन्फ्लुएंशियल इंडिया एरिया रहा, पार्ट माना जाता है वो वेस्टर्न इंडिया माना जाता है। अब रुद्रदमन का जो रीजन था वो आप सोच सकते हैं कि कितनी फैला हुआ उसका एम्पायर था। ठीक है, मतलब आप ये बिल्कुल इसमें तक्षशिला भी आ जाता है, इसमें आपका पूरा जो बेल्ट आप जितना कंसिडर कर सकते हैं, नॉर्थ का, साउथ का, ईस्ट का, वेस्ट का, तकरीबन पूरा बेल्ट इसमें आ जाता है। बहुत बड़ा इसका एरिया, बहुत बड़ा रीजन रहता है इसका, काठियावाड़ तक इसका जाता है, गुजरात तक। इसके बाद अगर आप नीचे की उस तरफ जाते हैं तो अफगानिस्तान, मथुरा, ये सब जो बेल्ट हैं ये कंसिडर किए जाते हैं। और काठियावाड़ रीजन खासकर गुजरात का बहुत फेमस माना जाता है रुद्रदमन के लिए, क्योंकि उसने इसमें क्या किया, सुदर्शन लेक का उसने रिपेयर का काम उसने करवाया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। किस सेंस में कि अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुदर्शन लेक का जो रिपेयर वर्क था, जो काम था, वो किसने कराया, तो नाम आता है रुद्रदमन 1 का। और इसने एक और काम किया, इसने सबसे पहला फर्स्ट एवर इंस्क्रिप्शन जो है वो बिल्कुल चेस्ट, जिसको बोलते हैं खालिस संस्कृत में, इसने पहला लॉन्गेस्ट इंस्क्रिप्शन दिया, फर्स्ट एवर इंस्क्रिप्शन एंड लॉन्ग इंस्क्रिप्शन जो है वो संस्कृत में दिया, जो कि जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन के नाम से जाना जाता है। अगेन जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन की इंपॉर्टेंस क्या है ये अक्सर क्वेश्चन में पूछा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन माना जाता है जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन। जब हम इंस्क्रिप्शन पढ़ेंगे तब मैं आपको बढ़ाऊंगी ये, लेकिन हम अभी समझ लें इसको कि जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन पहला लॉन्ग इंस्क्रिप्शन संस्कृत में माना जाता है। इससे पहले जो भी लॉन्ग इंस्क्रिप्शन होते थे वो सारे प्राकृत में होते थे, और ये इसकी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई है ना। अपर डेक्कन, पंजाब विद द कैपिटल एट तक्षशिला, वेस्टर्न इंडिया जो कि इनका सबसे प्रोमिनेंट क्षेत्र रहा, मथुरा एंड प्रेजेंट डे अफगानिस्तान। अब इसमें एक और चीज़ है, हालांकि आगे बढ़े अपन, इसके बाद अपन कौन सी डायनेस्टी पढ़ने वाले हैं देख लेते हैं। कुशान्स पढ़ने वाले हैं। कुशान से पहले एक बैकग्राउंड समझना जरूरी है, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो मैं एक बैकग्राउंड बता देती हूँ शख्स का। शख्स के साथ सबसे बड़ी बात थी कि मंगोलिया में थे। ठीक है, एक जनरल आइडिया बता दे रही हूँ मैं। मंगोलिया में थे, और मंगोलिया में 3 ट्राइब्स वहाँ पे हुआ करती थी। ठीक है, उनका नाम मैं लिख देती हूँ। मंगोलियन ट्राइब्स थी वो। एक ट्राइब उसमें थी शक, एक उसमें से थी यूची। यूची भी एक ट्राइब थी। ठीक है, ये मंगोलिया के वहाँ रहते थे। एक थी शख्स, एक थी अपनी जो मैंने कहा यूची, यूची करके ट्राइब थी, और एक थी अपनी हुगनो। ठीक है, ये 3 ट्राइब्स थी जो कि मंगोलियन ट्राइब्स थी, है ना। आपको मालूम है कि जब हम शख्स की बात कर रहे हैं तो हम चाइना की बात कर रहे हैं या सिंथियंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें चक्कर क्या था कि ये जो थी ये एक जगह पे सेटल थी और दूसरे ने इनको डिस्प्लेस किया। तो एक ने जब दूसरे को डिस्प्लेस किया तो वो अपनी जगह छोड़ के तीसरी जगह चला गया। मतलब कैसे हुआ आपको इसमें अगर मैं सिंपली बताऊं तो हुगनो ने क्या किया, हुगनो ने यूची को अपने घर से निकाल दिया, डिस्प्लेस कर दिया। मतलब जहाँ यूची रहते थे वहाँ हुगनो ने अपना कब्जा कर लिया। फिर यूची चले तो यूची ने क्या किया कि उनकी जगह खाली हो गई तो वो कहाँ जाए, तो वो वहाँ जहाँ पे शख्स रहते थे उन्होंने शख्स पे हमला कर दिया और शख्स को अपनी जगह से बेघर कर दिया। तो फाइनली शख्स के पास कोई जगह नहीं बची रहने को, तो उन्होंने कहाँ का रुख किया, उन्होंने रुख किया इंडिया का। ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर से होते हुए ये इंडिया में आ गए। ये समझ में आया कि शख्स की शुरुआत कहाँ से हुई। अब इसके बाद जब हम बात करते हैं तो शख्स को आप कह सकते हैं कि इनकी 4 ब्रांचेस और थी। ये बातें मैं इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि अगर ये नहीं समझोगे तो कुशान्स भी समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, क्योंकि कुशान्स भी जब हम बात करते हैं ना तो एक यूजी करके एक ट्राइब है बैक्टीरिया की, वहाँ से नाम आता है। तो अगर वो नहीं होगा क्लियर तो ये कंफ्यूज हो जाओगे पूरा। ठीक है, अब इसमें हम बात कर लेते हैं। तो इसमें भी शख्स जो है इनको फर्दर मोर बाइफर्केट किया गया और इन्होंने 4 ब्रांचेस में बाइफर्केट किया। कहाँ लिखूँ मैं, 4 ब्रांचेस। अब 4 ब्रांचेस पूरी हमें नहीं पढ़नी है, मोटा मोटा मैं नाम बता दे रही हूँ। पहली ब्रांच आप मान लो इनकी, फर्स्ट ब्रांच जो थी इनकी वो थी तक्षशिला। ठीक है, पहली ब्रांच जो थी वो थी इनकी तक्षशिला। दूसरी ब्रांच जो इन्होंने बनाई अपनी वो थी इनकी मथुरा। ठीक है, तीसरी ब्रांच में आ गए अपने ये महाराष्ट्र में।
ठीक है। चौथी ब्रांच आप इनकी पकड़ लो, वेस्ट इंडिया पूरा। और ये पूरा क्या कहलाता था इनका, ये पूरा जो था इनका वो कहलाता था क्षत्रापीस। क्षत्रापीस आपने नाम सुना काहे के लिए, ये अगेन ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉर्मली पूछा जाता है कि क्षत्रापीस और क्षत्रापीस, क्षत्रापीस नाम सबसे ज्यादा किससे एसोसिएटेड है। तो वैसे तो जब अपन ने पढ़ा था तो आपको पता है कि नाम जो है पर्शियन से लाए थे, ठीक है। ये जो कंसेप्ट था प्रोविंस का ये लाए पर्शियंस थे, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल जो है क्षत्रापीस का या क्षत्रपाल का या क्षत्रिय का, ये जो इस्तेमाल था वो सबसे ज़्यादा शख्स ने किया, ठीक है। तो अगर ये नाम पूछा जाएगा आपसे तो आप बोलेंगे क्या, क्षत्रापीस सबसे ज़्यादा एसोसिएटेड किस क्लैन से है, सबसे ज़्यादा एसोसिएटेड है शख्स से, ठीक है। ये समझ में आ गया। तक्षशिला, मथुरा, महाराष्ट्र एंड वेस्ट इंडिया। अब इसमें भी क्या सीन है, इसमें भी मैं आपको यहां पे बता दूं, थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा बता दूं मैं आपको कि इसमें भी सबसे पहले जो तक्षशिला थे, तक्षशिला का जो सबसे पहला राजा था उसका नाम था मूजस, ठीक है। मूजस नाम था उसका और वो सबसे अच्छा और सबसे बड़ा राजा माना जाता है, मूजस, ठीक है। उसके बाद आया एजिस वन, फिर उसके बाद आया एजिस 2, ठीक है। यहां तक सब कुछ बढ़िया था, यहां तक सब कुछ बढ़िया था। इसके बाद जो नीचे के राजा आते चले गए, पता चला कि वो बहुत ही यूजलेस थे, कुछ कर नहीं पाए, ना वो बचा पाए अपने डायनेस्टी को, ना वो सेफगार्ड कर पाए, ना वो कुछ भला कर पाए। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट भी बहुत होने लगे और बाहर के भी बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होने लगे। और बाद में जो क्षत्रापीस थे इनके साथ क्या हुआ, इनको मोजेस और एजिस 1 और 2 के बाद ये चक्कर हुआ कि पार्थियंस आए और पार्थियन ने इनको डिफीट कर दिया, ठीक है। यहाँ के बाद आप ये कह सकते हैं कि डायनेस्टी जो है पूरी तरह से एंड हो गई। क्यों, क्योंकि इसको तक्षशिला को पूरी तरह से पार्थियंस ने डिफीट कर दिया, पार्थियंस ने टेक ओवर कर लिया, ठीक है। दूसरा पार्ट जब अपन आते हैं, अब दूसरा पार्ट अपन ने क्या किया था, दूसरा पार्ट बताइए मैंने क्या कहा था, दूसरा पार्ट मैंने आपको बताया था मथुरा का, ठीक है। तो क्षत्रपाल ऑफ मथुरा जो कहलाते हैं उसमें नाम आता है, इनको कहते हैं क्षत्रपाल ऑफ मथुरा, ठीक है। अब क्षत्रपाल ऑफ मथुरा जो रहे, इसमें बहुत सारे राजा रहे, बहुत अच्छे अच्छे राजा भी रहे। इसमें सबसे पहला नाम आता है हगामस का, ठीक है, ये अच्छा राजा माना जाता है। फिर इसके बाद आता है हगान करके नाम, ठीक है। उसके बाद तीसरा नाम जो आ जाता है वो आता है खरोष्टा का। अब ये राजा ऑल्दो अच्छे राजा थे, हगामस तो काफी अच्छा राजा था, हगान भी ठीक था, खरोष्टा भी ठीक था, लेकिन ये तीनों जब लड़ाई करते हैं ना तो ये फाइनली डिफीट हो जाते हैं। किससे, इनको डिफीट कर देते हैं कुशांस, जो अभी आगे हम पढ़ने वाले हैं। तभी मैं आपको बोल रही हूँ कि अगर नहीं पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा, क्लियर नहीं होगा आइडिया, ठीक है। इनको कुशांस जो है फाइनली इनको डिफीट कर देते हैं। बाकी इसके अलावा 2 और राजा रहते हैं इसमें, एक रहता है राजुल और दूसरा रहता है सोडास। ये सुदास नहीं है ना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये राजुल और सोडास ये सबसे पावरफुल राजा रहते हैं, मोस्ट पावरफुल किंग्स, ठीक है। इस पर्टिकुलर छत्रपाल के, मथुरा छत्रपाल के सबसे पावरफुल राजा जो रहते हैं वो कौन रहते हैं, राजुल और सोडास। बाकी जो 3 राजा रहते हैं हगामस, हगान और खरोष्टा, वो फाइनली कुशांस उनको डिफीट कर देते हैं। तो आपको मालूम है कि यहाँ पे कहाँ पे आ गए, अब यहाँ पे कौन आ गया, किसका राज आ गया, कुशांस का राज आ गया। और पहले में जिसमें हमने बात की तक्षशिला का, तक्षशिला पे किसका राज आ गया, जो कि तक्षशिला की बात हो रही क्या, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर और पंजाब पूरा जो रीजन है वो तक्षशिला, और उसकी जो कैपिटल थी वो तक्षशिला थी, ठीक है। तो छत्रपाल जो नॉर्थ उसके पर्टिकुलर रीजन के थे, पंजाब के आप मान लीजिए एक तरह से, वहां पे किसका राज आ जाएगा, पार्थियंस का, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हो गई है। इसके बाद महाराष्ट्र में अब मैं बताऊं कि 2 राजा बहुत फेमस नाम है उनका, और ये बताना आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है मुझे, इसलिए मैं बता रही हूं। महाराष्ट्र में जब आप नाम लेंगे तो 2 राजाओं के नाम निकल के आते हैं, एक आता है भूमक और एक आता है जो सबसे फेमस नाम है वो है नहपान, ठीक है। भूमक और नहपान। भूमक अपने आप में बहुत प्रतापी राजा था, अच्छा राजा माना जाता है, बड़ा राजा माना जाता है, लेकिन अपनी चरम पे जिसको पहुंचाने की श्रेय जाता है शक डायनेस्टी को, वो जाता है नहपान को। नहपान सबसे ज्यादा फेमस है अपने ट्राइलिंगुअल कॉइन्स, ठीक है, जो कि मिनगर में पाए गए थे,
ये जो ट्राइलिंगुअल कॉइन्स थे ये मिंगर में पाए गए थे और ये सबसे फेमस है। नहपान मतलब आप इसका टाइम लिमिट अगर आप समझने की कोशिश करें तो ये बहुत पहले आ गया था, 119 शायद 119 से लेकर, अगर मैं गलत नहीं समझ रही हूँ तो 124 AD तक नहपान रहता है। और ये ट्राइलिंगुअल कॉइन है नहपान की, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिएगा। ये नॉर्मली क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्राइलिंगुअल कॉइन किसके थे और कहाँ से पाए गए थे, मिंगर में पाए गए थे, ठीक है। एंड ही इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस ऑफ द किंग्स दैट हैपेंड इन शक डायनेस्टी। और बाद में इसको खैर मार दिया गया था, इसको डिफीट कर दिया गया था। गौतम पुत्र सतकारणी थे, उन्होंने इसको डिफीट किया, ठीक है। गौतमी पुत्र सतकारणी थे, उन्होंने इसको डिफीट किया। अब इसमें 2 सतकारणी और आगे आने वाले हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना वरना पता चला तुम कहीं के कहीं उसको रिलेट कर दो। सतकारणी ने इनको डिफीट किया। अब आ जाते हैं अपन उज्जैन पे। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अगर ये एक बार समझ में आ गया ना तो कुशाण बहुत आसानी से समझ में आएंगे और पार्थियंस अच्छे से समझ में आएंगे, ठीक है। और आ गया उज्जैन का, सॉरी ये 4th था ना, 4th था ये, ठीक है। उज्जैन का आ गया। अब इसमें जो नाम आता है निकल के वो आता है, एक किंग था चेस्टन का नाम आता है और दूसरा नाम आता है रुद्रदमन का। रुद्रदमन मतलब जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, रुद्रदमन 1 जिसके बारे में हम यहाँ पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये जो अपन पढ़ रहे हैं ये उन्हीं की बात हो रही है। रुद्रदमन जो था वो बहुत ही प्रतापी राजा था, बहुत बढ़िया राजा था, हर तरह से वो फिलोसफर भी था, वो स्कॉलर भी था, उसमें आर्किटेक्ट का सेंस भी था, उसमें एस्थेटिक्स भी था, उसमें बहुत सारा काम जो है उसने किया, बहुत बड़े बड़े काम जो है देखा जाए तो उसने किए। उसके अलावा जब हम बात करते हैं सुदर्शन लेक का जो रिपेयर का काम है ना, ये भी कई बार बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। सुदर्शन लेक अपने आप में काठियावाड़ का बड़ा इंपॉर्टेंट है, सौराष्ट्र का, और इसमें पूछा जाता है कि सुदर्शन लेक का निर्माण का काम किसने किया था और उसको ठीक करने का काम किसने किया। तो इसमें 2 नाम आते हैं सामने। सबसे पहले सुदर्शन लेक जो है इसके निर्माण का काम जो है चंद्रगुप्त मौर्य के काल में हुआ था, ठीक है, तो वो इनके काल में नहीं हुआ था। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के काल में हुआ। उसके बाद उसमें जो कैनाल बिल्ड की गई बाद में सुदर्शन लेक के ऊपर ना, जैसे आप क्या कहते हैं, कैनाल समझते हो ना, क्या बोलते हैं यार कैनाल को हिंदी में, भूल गई मैं, सॉरी। कैनाल, खैर कैनाल बिल्ड की गई। कैनाल जो थी वो अशोका का एक इंजीनियर था, उसने सिंचाई के लिए कैनाल बुक बिल्ड की जाती है, पता है ना। वो थोड़ी सी मेरे साथ ये दिक्कत है, थोड़ी सी टर्मोलॉजी हिंदी इंग्लिश में कन्फ्यूजन हो जाता है, लेकिन तुम लोग भाव समझ गए ना, ठीक है। अब कैनाल जो था वो तुवास करके एक इंजीनियर हुआ करता था अशोका का, ठीक है, उसने वो कैनाल बिल्ड की थी। उसके बाद एक पर्वदत्ता करके प्राणी हुआ करते थे, कोई अच्छे ही रहे होंगे कोई, उन्होंने उसको पहली बार कहते हैं कि पर्वदत्ता ने पहली बार उसको क्या करा, पहली बार उसको दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट कराया। और बाद में फाइनली आखिरी बार जो आप कहते हैं जिसके लिए बहुत फेमस है, वो रुद्रदमन ने सुदर्शन लेक को दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट कराया। और कहते हैं कि ना सिर्फ रिकंस्ट्रक्ट कराया बल्कि कहते हैं कि शायद इस पे डैम का भी निर्माण जो है उन्होंने किया, ठीक है। और पहली बार जैसे मैंने कहा कि चेस संस्कृत में वो लिखा करते थे, ठीक है, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन। और सबसे पहले जैसे और भी मैंने बात की कि वो बहुत ज्ञाता थे, बहुत स्कॉलर थे, तो संस्कृत में वो पोइट्री वगैरह भी बहुत लिखा करते थे, ठीक है, तो उसके लिए भी बहुत फेमस है। उसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ आपसे कि उसके बाद रुद्रदमन के बाद आए आपके कौन, कहाँ लिख दूँ मैं, ये मिटा दूँ, ओके, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ रुद्र सिंह आए उसके बाद, ठीक है। रुद्रदमन के बाद रुद्र सिंह आए रुद्रदमन के बाद। और इसके बाद अगर आप बात करते हैं रुद्रदमन के बाद, तो आप ये कह सकते हैं कि आखिरी शक रूलर माने जाते हैं, लास्ट ऑफ द शक रूलर माने जाते हैं, ठीक है। और इसमें आप ये बात कर सकते हैं कि इसमें आप विक्रमादित्य का जो टाइटल है, मतलब इसको विक्रमादित्य ने इनको डिफीट किया। विक्रमादित्य मतलब कहाँ, अवंती पहुंच गए अपन, ठीक है। आपको ये समझना इजी होगा ये सब पढ़ के कि आपको जो हिस्ट्री है ना वो सब एक क्रम में चलती है, ठीक है। सब लोग एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, एक दूसरे का कहीं ना कहीं रेफरेंस आता है। अब जैसे सतवाहन का रेफरेंस आएगा, मैं भी आपको सतवाहन का भी रेफरेंस बताऊंगी। ये जो रुद्र सिंह 2 आए, रुद्र सिंह 2 को फाइनली आखिरी शक रूलर थे, इनको किसने डिफीट किया, विक्रमादित्य ने डिफीट किया। विक्रमादित्य कहाँ के थे, अवंती के थे, ठीक है, अवंती के राजा माने जाते हैं, उन्होंने इनको डिफीट किया। और इसकी वजह से विक्रमादित्य को उपाधि दी गई जिसको टाइटल बोला जाता है, वो बोला जाता है शकारी का, ठीक है, शकारी का।
मतलब जिसने शकों का पूरा नरसंहार कर दिया और शकों पर विजय प्राप्त की। तो कई बार ये क्वेश्चन आता है that who is known as Shakari in ancient India? So you would know the Shakari title belongs to विक्रमादित्य and the reason for that title is that उन्होंने शक डायनेस्टी को खत्म किया था। उन्होंने शक डायनेस्टी का जो आखिरी राजा था रुद्र सिंह, उसको उन्होंने उस पर कब्जा किया था। अब इसमें एक और चीज़ है, एक और बता दे रही हूँ, लास्ट पॉइंट। रुद्रदमन वन को महाशतराप भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महाशतराप। क्यों? क्योंकि सबसे बड़े राजा थे, सबसे प्रतापी राजा थे, सबसे इंपॉर्टेंट राजा माने जाते हैं शक डायनेस्टी के। और इन्होंने पता है क्या किया था? इसमें सतवाहन का मैंने नाम लिया था ना, कि सतवाहन का भी जिक्र आएगा, कि इन्होंने फाइनली सतवाहन को भी डिफीट किया था। और कैसे डिफीट किया था? इन्होंने अपनी बेटी का जो विवाह था, वो जो सतवाहन का जो राजा था, मतलब जो उनका प्रिंस रहा होगा, शतकारणी, उससे कराया था। और ये शतकारणी वो गौतमी पुत्र शतकारणी नहीं है, ठीक है, उससे इन्होंने विवाह कराया था और इसलिए इनको महाशतराप भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। अब अपन आ जाते हैं कुषाण डायनेस्टी पे। कुषाण डायनेस्टी, एक तो हमने रेफरेंस सुन ही लिया कि कुषाण डायनेस्टी ने किसको हराया था? हगामस, हगान, वो जो राजा थे उनको किसने मारा था? कुषाण डायनेस्टी ने। कुषाण डायनेस्टी ने फाइनली टेक ओवर कर लिया था। लेकिन अब अपन यहाँ पे बात कर लेते हैं, इनको यची भी कहा जाता है, जो मैंने कहा ना यूची भी कहा जाता है। मतलब यूची जो ट्राइब थी, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इनको। एक और इनका जो नाम है कुषाण के साथ साथ इनको क्वी शैंग भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि ये भी वहीं से आए हैं, मंगोलिया, चाइना, ये भी उसी प्रांत के हैं, ठीक है। इनको क्वी शैंग भी कहा जाता है। कुषाण तो इंडिया में आके हो गए बेचारे, ठीक है। और लेकिन ये काफ़ी इंडियनाइज थे। इनके बारे में एक जो अच्छी बात थी, या इनके बारे में एक जो चीज़ बोली जाती है वो ये कि इन्होंने बहुत जल्दी अडाप्ट किया एंड दे वर क्वाइट इंडियनाइज्ड, ठीक है। हालांकि ये जो यूची जो ट्राइब थी, उसमें से आप कह सकते हैं कि 5 यूची ट्राइब में से एक प्राइमरी ट्राइब थी ये। और फिर जब ये इंडिया आए तो इनको आपने नोमैडिक पीपल भी कहा जाता था, जो कि स्टेप से आए थे, ठीक है। अब इसमें ये कहा जाता है कि इसकी जो शुरुआत करने वाले जो राजा थे उनका नाम मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि कुषाण एम्पायर की शुरुआत जो थी इंडिया में हुई है। एक तो उसको टाइम बोला जाता है, इसको कैडफिसिस टाइम बोला जाता है उसको, ठीक है। इस पर्टिकुलर टाइम का पीरियड का इसका नाम है कैडफिसिस टाइम। और इसकी जब शुरुआत हुई तो जो इसके राजा आए यहाँ पे, उनके बारे में ये कहा जा सकता है कि जब शुरुआत की, विमा करके राजा थे वो, ठीक है, विमा करके आप राजा नाम मान लीजिए, वो आए तो उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें जो थी वो स्टार्ट की। बहुत सारी चीज़ें आर्ट एंड कल्चर में उनका काफ़ी ज़्यादा था। कहते हैं कि शिवा के वो भक्त बन गए थे। इस वजह से जो उनकी कॉइन्स आए ना, उनके कॉइनेज जब आए और एक्सप्लोर किए गए बाद में, तो पता चला कि शिव भक्त थे वो। ये बात निकल के सामने आती है। उसके बाद आपको निकल के सामने आती है कि उनका पुत्र रहता है जो बाकी डायनेस्टी को आगे बढ़ाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो बड़ा नाम आता है सामने में निकल के कुषाण्स का, वो है कनिष्क, ठीक है। राजा कनिष्क का आपने नाम सुना होगा। राजा कनिष्क हैं जो कि शक एरा जिन्होंने शुरुआत की थी, ठीक है। इन्होंने शाक एरा या शक एरा आपने कहा होगा, सुना होगा, तो उसकी शुरुआत जो थी इन्होंने की थी, ठीक है। जैसे विक्रमादित्य ने किसकी शुरुआत की थी? विक्रम संवत की। वैसे शक एरा की जो शुरुआत थी वो इन्होंने की थी, कनिष्क ने। और कनिष्क काफ़ी कुछ आप कह सकते हैं कि बहुत उनके कोर्ट में ही वॉज अ वेरी नॉट ओनली अ वेरी गुड ruler, he was very much into arts and culture and scholarly activities. इसमें उन्होंने बहुत सारे, अश्वघोषा का नाम आपने सुना होगा। अश्वघोषा अपने आप में बहुत बड़ा नाम आ जाता है जब हम बात करते हैं तो। अश्वघोषा, अब ये अश्वघोषा क्या है मैं आपको नाम बता रही हूँ, लेकिन ये क्या है ये नहीं बता रही मैं आपको, ठीक है। ये बहुत फेमस है। किस लिए फेमस है ये आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में लिख के, ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग पढ़ाई करते हैं या नहीं करते हैं। मैडम और सारे टीचर्स और सारे सर लोग इतनी मेहनत करते हैं, इतनी पढ़ाई करते हैं आप लोग को पढ़ाने के लिए। इतनी सारी हमने पढ़ाई की है, इतने सारे हम लोग मेहनत करते हैं सबके सब यहाँ मिलकर, तो आपको भी थोड़ा सा आपका फ़र्ज़ बनता है, राइट। तो ये अश्वघोषा क्या है ये आप मुझे बताएंगे। ऑलराइट, अब मैं आपको ये बता दूं कि विमा जो है, ये विमा की बात हो रही है। इसमें अगर मैं ऊपर की बात करती हूँ तो इनको आप एक और नाम से जाना जाता है। नाम मैं बताऊँ, चाइना में इनको एक पर्टिकुलर नाम से जाना जाता है। ये मिटा दूँ ना मैं, कैडफिसिस टाइम एंड क्यूशैंग और अश्वघोषा और विमा, ये तो आप समझ गए होंगे। ये सारा मैं क्लियर कर दूँ। अब मैं आपको बता दूँ कि इनको चाइना में किस नाम से बुलाया जाता है। चाइना में इनको बोला जाता है गुईशैंग, ठीक है। तो अगर कोई ये पूछे ना कि गुईशैंग कौन सी डायनेस्टी का नाम है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। गुईशैंग जो है कुषाण डायनेस्टी को चाइनीज में बोला जाता है। फाइन,
ये बोला जाता है। अब इसमें आप बात कर सकते हैं कि इन्होंने किसको मारा था, किसको हटाया था अपने रास्ते से, इन्होंने पार्थियंस को और शक्स को हटाया था। दे डिफीटेड whom? दे डिफीटेड पार्थियंस एंड शक्स। अब जब हम बात कर रहे हैं कनिष्क की, तो कनिष्क के बारे में और भी चीज़ें बोली जाती हैं, कनिष्क के बारे में और भी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये कि वो बुद्धिज़्म के बहुत ज़्यादा फॉलोअर थे, ठीक है, बुद्धा के बहुत ज़्यादा अनुयायी थे, मतलब चौथी जो बुद्धिस्ट काउंसिल है वो भी कनिष्क ने करवाई। उसके अलावा बहुत ज़्यादा स्कॉलरली थे, इनके जो कोर्ट था उसमें बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट लोग थे वो रहा करते थे। जैसे चरक का नाम आता है, एक नाम मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, अश्वघोषा। ये क्या किस लिए फेमस है यहाँ बताएंगे हालांकि मुझे, लेकिन अब मैं ये बता दूं आपको कि इनके टाइम में बहुत सारे जो स्कूल ऑफ थॉट या स्कूल ऑफ आर्ट हैं वो भी उभरे, ठीक है। गंधर्व जो गंधारा आर्ट है वो उभरा, स्कूल ऑफ आर्ट है वो उभरा, अमरावती उभरा, और मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट जो है वो भी इन्हीं के टाइम पे उभरा, ठीक है। अब ये ऑलरेडी वैसे तो बुद्धिज़्म के बहुत ज़्यादा फॉलोअर थे, लेकिन इनके टाइम के जो भी कॉइन्स आते हैं उसमें अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा लिबरल थे, मतलब रिलीजियस वैल्यूज़ जो थी उनकी थोड़ी सी ओपन थी, इतने ज़्यादा एकदम जिसको बोलते हैं ना कि बहुत ज़्यादा कट्टरपंथ में नहीं थे। तो उनके उसमें आपको बाकी भी डेटीज़ मिलेंगे, उसमें आपको हिंदुज़म के भी मिलेंगे, उसमें आपको ज़ोरास्ट्रियन रिलीजन से भी मिलेंगे, उसमें आपको चाइनीज़ भी मिलेंगे, मतलब काफ़ी सारी डेटीज़ आपको उसके कॉइन्स में मिलेंगे, ठीक है। अब इनके कोर्ट में कौन कौन था कनिष्क के? होस्ट ऑफ स्कॉलर्स फाउंड पैट्रोनेज लाइक परसवा, वासुमित्र, अश्वघोषा तो मैंने आपको बता ही दिया, नागार्जुन, चरक, ये अगेन बहुत फेमस नाम है आपको मालूम होगा, और मथुरा, ठीक है। ये सारे लोग जो थे इनके उसमें थे, तो मतलब यू नो दैट द कोर्ट वाज वेरी वेरी ही वाज वेरी यू नो काइंड ऑफ वेरी पर्टिकुलर अबाउट हैविंग राइट पीपल इन हिज कोर्ट, तो इस तरह का था। इसके बाद ये कहा जाता है, लेकिन इनकी मृत्यु कैसे हुई ये किसी को भी नहीं पता अभी तक, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ कि अजातशत्रु बहुत अच्छे राजा थे, सब कुछ था। उसके बाद धीरे धीरे अजातशत्रु नहीं, कनिष्क, आई एम सॉरी, कनिष्क बहुत अच्छे राजा थे, सब कुछ थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, अजातशत्रु अपन ने कल पढ़ा था या अपन ने लास्ट वीडियो में शायद पढ़ा हुआ था तो दिमाग में है, लेकिन है कनिष्क की जब हम बात करते हैं तो कनिष्क के बाद क्या हुआ कि धीरे 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 डिसइंटीग्रेट होता चला गया, धीरे धीरे चीज़ें बदलती चली गई, धीरे धीरे चीज़ों में बदलाव आता चला गया, और फाइनली इनके जो आखिरी आप मान करते हैं कि आखिरी राजा जो बहुत इंपॉर्टेंट इसमें माने जाते हैं वो कौन से थे, वो वासुदेव माने जाते हैं, ठीक है, वो वासुदेव माने जाते हैं। और वासुदेव के बाद भी जब आप बात करते हैं तो वासुदेव को आप ये कह सकते हैं कि उनके लास्ट राजा माने जाते हैं, और उसके बाद वासुदेव की डेथ के बाद वो पूरी जो उनकी आर्मी थी, पूरा जो उनका सेटअप था वो डिसइंटीग्रेट होता चला गया और एक तरह से ख़त्म हो गया, ठीक है। और वासुदेव को आई थिंक कितने टाइम में कब डेथ हुई है वासुदेव की? वासुदेव की डेथ हुई है 232 AD में आई गेस, ठीक है। अब यहाँ हम बात कर लेते हैं शुंग डायनेस्टी की। शुंग डायनेस्टी आपको थोड़ा सा समझने में आसान लगेगा, नाम आपको इसलिए समझ में आ रहा होगा क्योंकि जब हमने मौर्यन एम्पायर पढ़ा था तो मौर्यन एम्पायर में आपने ये नाम सुना होगा कि मौर्यन एम्पायर के जो लास्ट राजा था बृहद्रथा, उसके लास्ट उनके वो थे, वो क्या बोलते हैं, मिनिस्टर थे, और फाइनली उनको मार देते हैं वो, और फाइनली वहाँ पे स्थापना होती है किसकी, अपनी डायनेस्टी की स्थापना करते हैं वो, और वो होती है कौन सी, शुंग डायनेस्टी। अब शुंग डायनेस्टी में जब हम बात कर रहे हैं इनकी, तो इनके जो कमांडर इन चीफ हैं पुष्यमित्र शुंग जो है, ये तकरीबन 36 साल तक उसको राज करते हैं इस पर, ठीक है। अब इनके जो सुपुत्र रहते हैं वो आ जाते हैं पिक्चर में, तो होता यह है सीन कि उनके जो पुत्र हैं अग्निमित्रा, वो नाम तो वैसे उनका काफ़ी फेमस है, राजा भी वो काफ़ी फेमस रहते हैं, लेकिन वो राज करने से ज़्यादा, जो उनका राज रहता है राजशाही से ज़्यादा, उनका जो प्रेम प्रसंग रहता है मालविका के साथ वो ज़्यादा नाम पे आता है, ठीक है। और उसी के ऊपर कालिदास ने अपना ड्रामा जो है वो भी लिखा था, ठीक है। अब मालविका गनिमित्रम जो है उनका ड्रामा है जो कि इस पे लिखा गया है और ये काफ़ी फेमस है। अब इसमें ये बात देखी जाती है कि शुंग डायनेस्टी में एक्चुअली बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि 10 राजा रहे, लेकिन 10 राजा कोई बहुत प्रतापी राजा सच कोई नहीं रहे, ठीक है। ये जो डायनेस्टी है आप ये कह सकते हैं कि छोटे मोटे राज किंगडम जो थे वो चलते थे, आसपास भी उसके अंदर भी रहते थे, जो इनके हेजमनी के बाहर हुआ करते थे ज़्यादातर। लेकिन शुंग डायनेस्टी फेमस मानी जाती है कि वॉर बहुत वेज करते थे, इन्होंने काफ़ी सारी वॉर वेज की हैं। एक जैसे इन्होंने कलिंगा की वॉर काफ़ी फेमस मानी जाती है, मैं लिख देती हूँ वरना भूल जाएंगे अपन, ठीक है। इनकी जो वॉर है वो काफ़ी फेमस मानी जाती है, इनने कलिंगा के साथ वॉर की है, सतवाहन्स के साथ इन्होंने वॉर की है, ठीक है, सतवाहन्स के साथ इन्होंने वॉर की है, सतवाहन डायनेस्टी के साथ।
इसके अलावा इनकी वॉर जो है इंडो ग्रीक के साथ भी की है इन्होंने, इंडो ग्रीक किंगडम्स के साथ भी इन्होंने वॉर की है, पंचालास के साथ इन्होंने वॉर की है, और मित्रस ऑफ मथुरा के साथ भी इन्होंने वॉर की है। ठीक है, तो ये इनकी जो वॉर है ना, ये वॉर का पिक्चर जो है बड़ा क्लियर है। ये मतलब लड़ाई झगड़ा जो है वॉरशिप में, बैटलशिप में बहुत विश्वास करते थे इतनी इन्होंने बैटल लड़ी है। ठीक है, अब इसमें जब मैं बात करती हूँ तो राजा की अगर बात हो तो बाकी कोई बहुत ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट नहीं रहा। इनकी अपनी आर्ट के कल्चर में, आर्ट कल्चर और इन सब चीज़ों में आप कह सकते हैं रुचि बहुत ज़्यादा थी इनका। जैसे आप बात करते हैं आर्किटेक्चर में, जो कि स्तूपास वगैरह में इनकी रुचि बहुत ज़्यादा थी, इसमें स्कूल ऑफ थॉट्स में बहुत ज़्यादा थी, इनकी कॉइनेज बहुत ज़्यादा थी आई। और लेकिन इसमें जो लास्ट रहता है देवभूति, देवभूति इनका आखिरी किंग रहता है, जो लास्ट में वसुदेव कण्व जो है, जो इनका मिनिस्टर रहता है इनके राज उसमें, वो इसकी हत्या कर देता है फाइनली। और फिर सिक्का किसका जम जाता है? कण्व डायनेस्टी का। ठीक है, इसके बाद अपन पढ़ने वाले हैं कण्व डायनेस्टी। इसमें आप ये कह सकते हैं कि इनकी लाज, दूसरी बात इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट थी, इनने टेराकोटा की इमेजेस बहुत ज़्यादा इनके टाइम पे आई। टेराकोटा की इमेजेस या बड़ी बड़े स्कल्पचर्स जो थे वो सब इनके राज में बहुत आए। तो आप एक तरह से कहते हैं आर्ट एंड कल्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है ये। ठीक है, और कण्व डायनेस्टी आई। कण्व डायनेस्टी किसने की? जैसे मैंने कहा वसुदेव कण्व ने इनके जो आखिरी राजा थे उसकी हत्या कर दी, और उसके बाद कण्व डायनेस्टी की उसने स्थापना की 72 में। कण्व डायनेस्टी कोई बहुत बड़ी डायनेस्टी नहीं मानी जाती है, कोई बहुत ऐसी डायनेस्टी नहीं मानी जाती। देवभूति की हत्या करके आई, 45 ईयर्स तक इन्होंने रूल किया। और इसमें आप ये कह सकते हैं कि इसमें जो राजा माने जाते हैं वासुदेव हैं, भूमित्रा हैं, नारायणा हैं एंड सुसुमन वर द रूलर्स ऑफ कव्य डायनेस्टी। कण्व डायनेस्टी, कव्य नहीं, कण्व डायनेस्टी। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ऐसी डायनेस्टीज़ नहीं हैं जो कि बहुत मानी जाती हैं। इसमें एक सीरीज़ से चलती हैं एक्चुअली। आप इसमें शक आ गया, शुंग आ गया, कण्व आ गया, आप इसके बाद पार्थियंस आ जाएंगे, सतवहंस आ जाएंगे, बहुत सारे आ जाएंगे। लेकिन ये आपको सिर्फ समझना इंपॉर्टेंट है। आप एक सीरीज़ समझ लीजिए, बाकी क्वेश्चंस अपन MCQs में करने वाले हैं। ये अगेन ये बहुत फेमस डायनेस्टी नहीं है, इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना अपन को। जो अपनी इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज़ थी वो अपन ने बहुत डिटेल में ली है। ठीक है, चेत की बात की जाती है, चेती बोला जाता है डायनेस्टी कलिंगा की। इसको कहा जाता है कि ये मेघावाहन ने इसको फाइंड आउट किया था, फाइंड आउट मतलब इस्टेब्लिश किया था। और इसमें हाथी गुम्बा इंस्क्रिप्शंस जो हैं ये इसके लिए फेमस है। इसको जो पूरा पढ़ाने का तुक है वो ये है कि जो हाथी गुम्बा इंस्क्रिप्शंस हैं वो सबसे ज़्यादा फेमस माने जाते हैं। ये आपसे कोई ना कोई कभी ना कभी पूछ सकता है। ठीक है, हाथी गुम्बा इंस्क्रिप्शंस जो हैं वो कलिंगा के, वो बताता है आपको इन रूलर्स के बारे में, और ये बहुत फेमस माने जाते हैं। और इसके बाद ये भी है कि जो उसका राजा रहता है ना इसका, वो जैनिज्म को फॉलो करता है, और जैनिज्म का जो स्क्रिप्चर्स हैं उसमें भी आपको इनका जिक्र मिल जाएगा। अब बात हो रही है सातवाहंस की। सातवाहंस जब मैंने बोला आपसे, तो सातवाहंस को आप कह सकते हैं कि सबसे पावरफुल डायनेस्टी रहती है मौर्यास के बाद, और इसको आप कह सकते हैं दे वर नोन एज दी सातवाहंस ऑफ द आंध्रास। ठीक है, इंडियन रूलर्स थे जिन्होंने प्रीफिक्स किया अपने मदर्स का नेम अलॉन्ग विद देयर नेम्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट सातवाहन रूलर वॉज गौतमी पुत्र सतकारनी। और ये नाम कहाँ से आया था? ये हमने अभी जब शक पढ़े थे तब मैंने आपको पढ़ाया था, और किस रेफरल में पढ़ाया था ये आप मुझे बताएंगे कि ये नाम रेफरल कहाँ पे आया था। ठीक है, और ये मैंने अभी आपको पढ़ाया है रुद्र दमन के उस पर पढ़ाया है। तो आपको मुझे बताना होगा कि ये रुद्र दमन से क्या रिश्ता था या क्या संबंध था गौतमी पुत्र सतकारनी का। ठीक है, अब सातवाहन जो थे वो बेसिकली ब्राह्मण थे, क्षत्रिय नहीं थे। इसमें नागार्जुन कोंडा एंड अमरावती इन आंध्र प्रदेश बिकेम इंपॉर्टेंट सीट्स और बुद्धिस्ट कल्चर्स अंडर सातवाहन। सातवाहन के अंडर में आप बुद्धिस्ट कल्चर जो है बहुत ज़्यादा प्रोपगेट हुआ, काफ़ी बड़ा ये माना जाता है। इसमें कल्चरल डायमेंशन बहुत ज़्यादा आए, और कहा जाता है कि जो फ्यूडल सिस्टम है वो एक तरह से आप कह सकते हैं जो शुरुआत है वो यहाँ से मानी जाती है भारत में। ठीक है, इनके कॉइन्स बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते थे। द टू कॉमन स्ट्रक्चर्स ऑफ सातवाहन्स वर द टेम्पल कॉल्ड चैत्य, ये मैंने आपको बता दिया। ये बात हो रही है मोनेस्ट्री कॉल्ड विहार। ठीक है, बुद्धिज्म था तो मोनेस्ट्री जो थी इनकी विहार मानी जाती है, और चैत्य माने जाते हैं। सातवाहन्स ने इशू किए लेड कॉइन्स, और ऑफिशियल लैंग्वेज सातवाहन्स की थी प्राकृत, क्योंकि ये बुद्धिज्म की भी ऑफिशियल लैंग्वेज है। बुद्धिज्म की जो लैंग्वेज है वो पाली मानी जाती है, प्राकृत, और इसी वजह से ये इनकी भी ऑफिशियल लैंग्वेज थी। इसके बाद आते हैं हम पार्थियंस के ऊपर। पार्थियंस की जब हम बात करते हैं तो अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट फॉरेन
डायनेस्टी दैट केम टू इंडिया, ठीक है। और पार्थियंस की बात जब की जाती है तो उनको पल्लवास कहा जाता है, वो ईरानियन, ये इंडिया का नाम है पहलवास इनका, लेकिन वैसे पार्थियंस ही कहते हैं इनको। और गोंडोफेरेंस जो थे वो इनके सबसे पहले राजा थे और सबसे ज़्यादा फेमस राजा भी माने जाते हैं, ठीक है। थॉमस इज सेड टू हैव कम टू इंडिया फॉर द प्रोपगेशन ऑफ क्रिश्चियनिटी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ गोंडोफेरेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है और लोग इसमें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और वो कन्फ्यूज़ होकर बोलते हैं कि ज़्यादातर साइरस के टाइम पे आए थे। आई हैव सीन पीपल गेटिंग ऑल मेस्ड अप विद दीज नेम्स, राइट। कई लोगों को मैंने सुना है कि वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई शुन्स एंड हुन्स एंड शुंगाज एंड शक्स एंड पार्थियंस, इनमें क्या डिफरेंस है। तो हम बहुत मोटे मोटे तौर पे चीज़ें पढ़ रहे हैं, बहुत लंबी डायनेस्टीज़ पढ़ने का हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे वैसे वैसे हम इसमें डिटेल में क्वेश्चंस अपन समझते जाएंगे। अभी अपन सिर्फ इतना समझ ले रहे हैं कंटेंट वर्क कि कोई पूछे तो वी नो द बेसिक्स ऑफ दोज डायनेस्टीज, ठीक है। द थॉमस इज सेड टू हैव कम टू इंडिया फॉर प्रोपगेशन of Christianity during the period of। इसमें एक और चीज़ है जो इंपॉर्टेंट है, मैं बता दूं, इसमें तख्ते बही करके एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है पाकिस्तान में जो इस टाइम पे बनी थी, ठीक है, पार्थियंस के, इंडो पार्थियंस के टाइम पे बनी थी। इसके ऊपर अक्सर क्वेश्चंस आते हैं, ये आपको क्लियर होना चाहिए। तख्ते बही कहते हैं उसको। ऑलराइट, नाउ फाइनली विद दिस वी हैव कम टू एन एंड। हमने एंशिएंट डायनेस्टीज़ पढ़ ली हैं। ऑब्वियसली बहुत सारी डायनेस्टीज़ अभी भी बची हैं, जैसे कि साउथ इंडियन डायनेस्टीज़ हमारे पास बची हुई हैं, तो उनको हम अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। समुद्रगुप्त, गुप्त काल जो है, मैंने आपसे कहा था कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो गुप्त काल भी हम अलग से पढ़ेंगे। चोला किंगडम जो है वो हम साउथ इंडियन डायनेस्टीज़ के साथ पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी अलग से पढ़ेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट डायनेस्टी मानी जाती है, सबसे लंबी डायनेस्टी मानी जाती है लॉन्गेविटी के हिसाब से बहुत लंबी चलने वाली डायनेस्टी मानी जाती है, ठीक है। जो मैंने पढ़ाया है मुझे लगता है वो अभी तक क्लियर हो गया होगा, क्योंकि बहुत सारी एक साथ पढ़ोगे ना तो सारे जंबल अप हो जाएगा, दिमाग में कुछ भी ध्यान नहीं रहेगा, ठीक है। तो जितनी अभी पढ़ी हैं उतनी पहले एक बार रिवाइज कर लो, उसके बाद अपन नेक्स्ट करेंगे। पहले अपन इसके मॉक कर लेंगे, क्वेश्चंस कर लेंगे, उसके बाद अपन आगे पढ़ेंगे। अगर मॉक में वो आगे आ जाता है, फुल लेंथ मॉक अगर अपन करते हैं और उसमें कुछ आगे की भी चीज़ आ जाती है तो उसमें भी डरने की बात नहीं है, अपन पूरा रिलेट करके पढ़ेंगे और अपन पूरा डिस्कशन करते हुए पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है, अपन सब कुछ कवर कर लेंगे। बहुत जल्दी जल्दी फास्ट फॉरवर्ड करना पड़ेगा क्योंकि टाइम अपने पास नहीं है। अगर अपन को हिस्ट्री पढ़नी है तो भाई अगर कई हज़ारों साल का इतिहास एक महीने में तो नहीं पढ़ सकते अपन, राइट। ये तो कॉमन सेंस है। तो अपन को जैसे पढ़ना है, अपन को जो एग्जामिनेशन के हिसाब से इंपॉर्टेंट लग रहा है अपन वो पढ़ेंगे, ठीक है। अब अगर ये जो एक्सेस करना है डेटा या कंटेंट, वो कैसे करोगे? मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर जाओगे, magnetbrains.com, उसमें जाओगे, ओपन करोगे। आपको मालूम है K-12 से लेके NTSC, ओलंपियाड जैसे सारे एग्जामिनेशन जो है, CUET, ये सब कुछ हम कवर करते हैं। कोई सब्सक्रिप्शन फीस नहीं देनी होती, कोई आपको कोई पैकेज परचेज नहीं करना होता। देयर इज नथिंग दैट यू वांट टू डू, राइट। ऑल यू नीड टू डू इज आप CUET में जाएंगे, CUET में जाके आप ये ओपन करेंगे और जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा जनरल नॉलेज। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे वॉच नाउ पे, और इस तरह से सारे जितने अभी तक के हमारे वीडियोस गए हैं वो सारे सीक्वेंशियल ऑर्डर में आपको जमे हुए मिल जाएंगे, ठीक है। तो जो भी आपको देखना है आप उसको ओपन करेंगे, जहाँ से भी देखना चाहते हैं वो पूरा आपको लिंक मिल जाएगा। आपको मालूम है कि मोर वीडियोस इफ यू वांट टू एक्सप्लोर यू कैन गो फॉर दैट। अगर आप नेक्स्ट वीडियो पे जाना चाहते हैं तो यू विल हैव ऑप्शन फॉर दैट टू, ठीक है। यही सेम चीज़ जो है हमारे यूट्यूब चैनल पे भी है। आप हमारे चैनल पे जाएंगे, प्लेलिस्ट होगी, सब कुछ वहीं पे मिलेगा, कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। बार बार मैं स्टूडेंट से कह रही हूँ कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपन मॉक करेंगे, अपन MCQs करेंगे, उसके थ्रू अपन सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब क्या करना है, पढ़ाई अपनी बहुत सही चल रही है, अपन को बस फोकस अपना बनाए रखना है ताकि एग्जामिनेशन अपन क्रैक कर सके। जो भी अपडेट्स हैं वो हमारे FB पे और हमारे इंस्टा हैंडल पे भी मिल जाएंगे। और कोई डाउट है तो नीचे देखो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। और मैंने कहा था कि करंट अफेयर्स जो हमारा चलता है IGKO में चलता है, दैट इज जो कि हमारा तो वो हमारा करंट अफेयर्स चलता है IGKO में, दैट इज इंटरनेशनल GK ओलंपियाड में। हालांकि वो 9th ग्रेड का है, तो आपको लगेगा कि हम 9th ग्रेड का क्यों पढ़ें, लेकिन भाई बंधु पढ़ाई तो पढ़ाई है। करंट अफेयर्स तो चेंज हो नहीं जाएंगे ना कि 12वीं के बच्चे के लिए कुछ और, 9वीं कक्षा के लिए कुछ और, मास्टर्स के लिए कुछ और, PhD के लिए कुछ और, ऐसा कुछ नहीं है। ओलंपियाड का लेवल है तो लेवल भी बहुत सही है, ऐसा कोई कम लेवल का आपको नहीं मिलेगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक डाल दूंगी, वो साथ में कर लोगे ना तो पता है क्या होगा, साथ साथ में ना अपना करंट अफेयर्स और GK भी साथ में चलता जाएगा, तो बिल्कुल उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
स्निपेट्स मिल जाएंगे, वीक एंड ब्रीफ मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। अब अगर इसके बाद कोई डाउट है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है, तो आपको नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना है एंड आई विल गेट बैक टू यू। अच्छे अच्छे कमेंट लिखना, मतलब अच्छे अच्छे कमेंट, मतलब जिसका जवाब दिया जा सके। अब बिल्कुल ही कुछ तो भी कमेंट लिखोगे तो यार उसका जवाब नहीं दिया जा सकता है ना। तो अच्छे कमेंट लिखना, सेंसिबल कमेंट्स लिखना, ये बताना कि क्या चाहते हो, कुछ एक्चुअली कोई प्रॉब्लम है तो बिल्कुल लिखना एंड आई विल गेट बैक टू यू, ठीक है। पढ़ाई करनी है, बढ़िया से करनी है और बहुत अच्छे से एग्जामिनेशन क्रैक करना है। थैंक यू सो मच।